अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समाजी इंसाफ प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ बजीर। रोज़ की तरह न्यू मौजू के साथ आज का मौजू है यूथ इंगेजमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पाकिस्तान की आधी आबादी यूथ है और यूथ के इश्यूज क्या क्या हैं आप सबको पता है यकीनन, लेकिन जो प्रॉपरली यूथ पे फोकस्ड काम कर रहे हैं उनको ज़ाहिर है थोड़ी सी ज़्यादा पता होगा, खासतौर पे यूथ पॉलिसीज़ के हवाले से। नेशनल यूथ पॉलिसी 2000 में बनी पाकिस्तान में, उसके बाद यूथ पे कोई काम नहीं हुआ। और आगे चल के जब 18 तरमीम के बाद थोड़ा सा पंजाब में पंजाब यूथ पॉलिसी 2012 में आई, उसके बाद पंजाब को देख के ज़ाहिर है बाकी प्रोविंस में भी बात हुई और इसमें बरगद को मैं क्रेडिट दूंगा कि बरगद एनजीओ ने पंजाब का ड्राफ्ट बनाया था। उसके बाद सिंध में 2018 में सिविल सोसाइटी सपोर्ट प्रोग्राम और बरगद ने यूथ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पॉलिसी बनाई और सिंध यूथ पॉलिसी 2018 के नाम से मशहूर है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान के पीके और आज़ाद कश्मीर और बाकी जितने भी हैं एरियाज, वहाँ कोई भी यूथ पॉलिसी अभी तक नहीं हुई है, बनी नहीं है, ड्राफ्ट ही नहीं बना है। बलूचिस्तान की सिचुएशन ये कि 2015-16 में उनका ड्राफ्ट बनाया गया था, कुछ कंसल्टेशन डिस्कशन हुई, लेकिन फिर वहाँ वो आप बलूचिस्तान का नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, वो भी हमें बताएगा। इस तरीके से KPK की मैडम हमारे साथ है, इस्लामाबाद से साथ है, कराची से और सिंध से, सिंध के हवाले से जो कराची सिंध के हवाले से सनी हमें जो है वो कुछ बता कि सिंध की पॉलिसी क्या हो, कहाँ इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा। समीबा जफर, समीबा जो है वो उनका ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद से है और वो भी यूथ के हवाले से काफ़ी एक्टिव रही है। अभी भी यूथ के जितने भी इशूज़ हैं उनको गहरी नज़र से देख रही है। वो अपना जो है वो यूथ पे जितना भी इनपुट है वो यहाँ शो करेगी। उसके बाद लीना जुल्फ़ा मैडम का ताल्लुक KPK से है। KPK में उन्होंने प्रॉपर वे में जो है वो मोबिलाइजेशन का काम किया है, खासतौर पर यूथ की वोटर एजुकेशन और उनकी यूथ एम्पावरमेंट, उनके हवाले से बहुत काम है। यूथ पॉलिसी वहाँ बनी नहीं है, लेकिन उनकी मोबिलाइजेशन के लिए ये भी वहाँ अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। उसके साथ साथ खालिद मीर साहब हमें ज्वाइन किया। खालिद मीर साहब पुराना सोशल एक्टिविस्ट है, यूथ लगता तो नहीं है लेकिन कह रहा है तो मानते हैं इसको कि भाई यूथ है, लेकिन यूथ के लिए उसने बड़ा काम किया है और अभी भी यूथ लग रहा है। और वो बलूचिस्तान से है और वो बलूचिस्तान जैसे पसमाना प्रोविंस में भी यूथ के इशूज़ पे जो फोकस का काम कर रहा है। फातिमा अनवर साहबा ये वाइस प्रेसिडेंट है यूथ के हवाले से और आज़ाद कश्मीर के साथ ताल्लुक है इनका, और वहाँ ज़ाहिर यूथ के बाकी प्रोविंस से भी ज़्यादा इशूज़ हैं, तो वो कैसे मैनेज कर रही हैं, उनके क्या यूथ के इशूज़ हैं, उनको भी हमने शामिल किया। समी अल्लाह मेहर साहब, ये वॉइस ऑफ न्यू जनरेशन VNG के नाम से जो नेटवर्क बना उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है और एक्टिव होने के बाद अभी भी इस वक्त भी सिविल सोसाइटी सपोर्ट प्रोग्राम VNG बाकी इशू के साथ ये इकट्ठे काम कर रहा है। तो मैं आप जितने भी लोग हैं उन सबको मैं वेलकम करता हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया है और ख़ासतौर पे पंजाब से भी दोस्त ज्वाइन करेगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन मैं समझता हूँ बाकी जितने दोस्त हैं वो उनको कवर करेंगे। मोहम्मद अली, एडवोकेट मोहम्मद अली भी ज्वाइन करेगा, बाकी लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि 6 लोगों की स्पेस है तो उसी के उनसे बात होगी। मैं शुरू करता हूँ समी अल्लाह से। समी अल्लाह, आप ये बता सकते हैं कि वॉइस ऑफ न्यू जनरेशन ने सिंध में जो खासतौर पर यूथ पॉलिसी लिया है, उसके अलावा आपको पता है सिंध में जो यूथ पॉलिसी जो फोकस्ड है वो इस बात पे है कि सिंध में यूथ को कैसे एंगेज किया जाए, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली साउंड किया जाए। आपने पढ़ा होगा जो मेन थीम्स हैं उसके, सोशली पॉलिटिकली उसको कैसे साउंड किया जाए, स्किल एंड टॉलरेंस देना चाहिए, स्किल्स के हवाले से उस पर काम करना चाहिए, तो उतनी टॉलरेंस होना चाहिए। लेकिन उसमें से कितनी चलो बन तो गई पॉलिसी, तो पार्ट बन गया, अभी कितने लोगों को उन पॉलिसी का पता है और इम्प्लीमेंटेशन का क्या इशू है, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो उसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, आप थोड़ा बताएं। थैंक यू सो मच काशिफ साहब। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। 2018 में 2012 से लेकर 2018 तक का एक सफ़र पड़ा था सिविल सोसाइटी सपोर्ट प्रोग्राम और वॉइस ऑफ न्यू जनरेशन डिफरेंट जो इदारे थे, जिसका मकसद सिर्फ यही था कि जो यूथ पॉलिसी का ड्राफ्ट बरगद ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है उसको रीकंसिलाइज करके लिंक करें यूथ के हवाले से, जिसके लिए ग्राउंड पर यूथ के साथ FAGD फोकस ग्रुप डिस्कशन हमने किए थे। उसके बाद सबमिट किया गया
जो है सिंध असेंबली में, उसके बाद जो है 2018 में इसको पास किया गया। अलमिया ये है कि 2018 के बाद अब तक इसको असेंबली में न किसी ने बात की है, न कोई बात करना चाह रहा है। कामयाब नौजवान तहत नेशनल यूथ लीड पॉलिसी फोरम बना, जिसमें जिसको यूएनडीपी लीड कर रही है और उसके साथ यूनिसेफ भी हैं, बहुत सारे इदारे थे। उन्होंने देखा कि यूथ पॉलिसी पंजाब में तो बनी गई है, वहाँ पर इम्प्लीमेंट भी हो रही है, मगर सिंध में जो है सिर्फ ये ड्राफ्ट ही रह गया, सिर्फ ये पॉलिसी सिर्फ वेबसाइट पर ही पड़ी है, उसको कोई देख नहीं रहा। जहाँ तक आपका सवाल है कि यूथ पॉलिसी कितने लोगों तक उनको पता है या नहीं पता, मैं आपको दुख भी हो रहा है ये बताने में कि सिंध के 95% लोगों को नहीं पता कि सिंध यूथ पॉलिसी बन चुकी है और उसके लिए सिंध डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यूथ डेवलपमेंट कमेटीज भी बननी है। जिस तरीके से आपने बात की कि 3 इनके मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसके तहत सिंध के नौजवानों को एम्पावर किया जाएगा, उसमें सोशली, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट किया गया है। उसके तहत उन्होंने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी बनाई थी कि पहले शॉर्ट टर्म में हम जो है नौजवानों के लिए हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटीज बनाएंगे, जो यूथ डेवलपमेंट कमेटीज होगी, और वो प्रोविंस लेवल पर भी हम जो है एक कमेटीज बनाएंगे, कमीशन बनाएंगे यूथ की। वो यूथ की कमीशन तो बन गई है, मगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अभी भी कोई 29 जिला है अपने सिंध में, उनमें से कोई 5 जिला में जो है कमेटीज बन चुकी है। मैं नाम शेयर करना चाहूँगा, घोटकी डिस्ट्रिक्ट के है इसमें, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट के इसमें, और शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट है, और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है, और कराची। इन 5 जिलों में डिस्ट्रिक्ट यूथ डेवलपमेंट कमेटीज बन गई है। मगर इशू ये आ रहा है हमें कि यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट ने 2 बार यूथ डेवलपमेंट कमेटीज, क्योंकि इनिशियल स्टेप जो है यूथ पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन का, जब ये कमेटीज बन जाएंगी फिर यूथ की एम्पावरमेंट पर काम किया जाएगा। उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के लिए उनके लिए ट्रेनिंग की जाएगी, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए उनको पॉलिटिकल एंगेजमेंट के हवाले से ट्रेनिंग की जाएंगी, सेंटर्स बनाए जाएंगे। अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट ने 9 जनवरी को और 28 जनवरी को एक लेटर निकाला डीसी को कि भाई जल्द से जल्द जो है यूथ डेवलपमेंट कमेटीज डिस्ट्रिक्ट की बनाकर हमें भेजें, ताकि हम फर्दर जो है कमेटीज को एंगेज करें कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यूथ के लिए कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स पर काम किया जाए। अब कैरियर काउंसलिंग सेंटर में आपको बताता चलूं कि हैदराबाद डिवीजन, सक्का डिवीजन, लाड़काना, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में बनना था, मगर सिर्फ कराची में बना है, बाकी तीनों ही डिवीजन में अभी तक यूथ सेंटर नहीं बना। इम्प्लीमेंटेशन का इशू ये है कि एक तो नौजवानों को नहीं पता कि भाई यूथ पॉलिसी बन गई है, इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। दूसरी, डिमांड नहीं आ रही। अगर डिमांड आती तो प्रेशर डेवलप होगा उन लोगों पर जो सेक्रेटरीट में बैठे हैं, जो अफेयर्स यूथ अफेयर्स को चला रहे हैं। दूसरी बात, लोगों को कैसे पता चले, क्योंकि जब हम यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के साथ मुलाकात करते हैं, मैंने सिंध यूथ कमेटी के बिहाफ ऑफ मुलाकात की थी, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास सिर्फ डिप्टी डायरेक्टर यूथ अफेयर कराची में बैठता है और कोई भी लोग नहीं है इसमें कि भाई उस अफेयर्स डिपार्टमेंट को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेके चलें। अकॉर्डिंग टू यूथ पॉलिसी उनको फोकल पर्सन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रखना है, जो यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट का होगा, जो नौजवानों के मामलात को देखेगा। मगर अभी तक कोई भी ऐसी जो है इनिशिएटिव जो है प्रोविंस से या यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट से नहीं लिया गया जाके जो सपोर्ट करे यूथ को। अच्छा समी, थैंक यू, आपने बहुत जबरदस्त अच्छे तरीके से आपने बयान किया कि सिंध की जो यूथ पॉलिसी बनी तो सही डॉक्यूमेंट किया तक, बुक किया तक, लेकिन वो इंग्लिश में छोटा सा बुक छपा है, अभी तक ऑफिस तक महदूद है, वो इदारों तक नहीं पहुंच सका है, वो नीचे कहीं किसी बंदे के पास नहीं है। तो आप क्या समझते हो, चाइल्ड राइट्स के हवाले से नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट्स बन गई है, वुमेन के हवाले से नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन बन गया है, माइनॉरिटी राइट्स की कमीशन बन गई है, और पूरे पाकिस्तान में बाकी जितने भी हैं इदारे, ह्यूमन राइट्स की सेपरेट मिनिस्ट्री है, लेकिन यूथ को स्पोर्ट्स और यूथ के साथ ऐड कर दिया है। यूथ के लिए कोई स्पेसिफिक काम जितना होना चाहिए, पाकिस्तान की आधी आबादी यूथ है, लेकिन जो स्पेसिफिक काम होना चाहिए वो सिंध में इतना हुआ नहीं है। तो उसका क्या रीजन है, वजह क्या है खास तौर पे आप? सर वजह ये है, एक तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, 68% पाकिस्तान की पॉपुलेशन है,
اور یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک بنایا ہے یوتھ کا, اور انہوں نے پروگرامس کو دیا ہے کہ اس کے طریقہ کار آپ چلیں. ایشو یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ سیریس نہیں لے رہی. ہمیں صرف آپ دیکھیں پارٹیز کی کانفرنسز ہوتی ہیں, جلسے ہوتے ہیں, ریلیز ہوتی ہیں, ان کے لیے تو نوجوانوں کو بلایا جاتا ہے, مگر ان کے لیے جو ہے ان کی پلاننگ کے لیے, ان کی کیریئر گائیڈ لائن کے لیے وہ کام نہیں کرتے. دوسری بات, کمیشنز تو بنتی ہیں, کمیشنز کتنی کام کر رہی ہے؟ کیا آپ دیکھیں جتنے سندھ میں آپ کو پتا ہے کہ چائلڈ رائٹس کے حوالے سے, ارلی میرج کے حوالے سے, وومن وائلنس کے حوالے سے بل تو پاس ہوتے ہیں, مگر ان پر امپلیمنٹ کوئی نہیں کرتا. یہی ایشو ہمارے ساتھ بھی ہے, یوتھ کے ساتھ بھی ہے, سندھ کے یوتھ کے ساتھ ہے. میں اکثر سندھ یوتھ کی بات کروں گا. پنجاب میں جو کام چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے کہ بھائی یوتھ سینٹر پراپر کام کیوں نہیں کر رہے؟ وہ تو بن گئے, وہاں پر لوگ بھی رکھے ہیں انہوں نے, کام کیوں نہیں کرے؟ ہم یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں کہ ابھی تک بنے کیوں نہیں؟ اس میں دونوں طرف ایشو ہے. ایک تو نوجوانوں کا ایشو ہے, ان کو پتا نہیں, اگر پتا ہوگا تو وہ پریشر گروپ ڈیولپ کریں گے, ان پر بار بار ملیں گے. اور دوسرا گورنمنٹ کا ہے, گورنمنٹ اس کو سیریس نہیں لے رہا. تھینک یو سمی. میں آؤں گا کے پی کے کی طرف. سندھ کی سچویشن آپ نے سنی ناظرین, ہمارے ساتھ کا کیا اسٹیٹس ہے, کے پی کے کی یوتھ پالیسی کا. میڈم لینا اس کا آپ بتا سکتے ہو کہ اس وقت کے پی کے کا کیا اسٹیٹس ہے یوتھ پالیسی کا, اور یوتھ پالیسی کے علاوہ اور کیا کیا کام ہوا ہے یوتھ کے حوالے سے؟ جی میڈم, آپ اپنا مائک آپ آن کریں. لینا, میڈم لینا, کے پی کے مائک آن کریں. ہاں جی بتائیں. السلام علیکم. جی مائک آن نہیں ہوا ہے ابھی آپ کا. میڈم لینا آپ کا. ہاں جی, ابھی بولیں کے پی کے میں کیا یوتھ کے حوالے سے کام ہوا. جی وعلیکم السلام. جی کے پی کے کی جو یوتھ پالیسی ہے وہ اب تک تشکیل نہیں دی گئی. خوشائند بات یہ ہے کہ پچھلے سال مئی کے درمیان ینگ پارلیمنٹیرینز فورم ہوا تھا, اس کا نام بھی تھا YPF. تو اس کے اندر انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو بٹھا کے کچھ 3 ایز کے اوپر کام کی ہے. تو پہلا ای تھا ایجوکیشن, دوسرا ای تھا ان کا انگیجمنٹ, اور تیسرا ای تھا امپلائمنٹ. اس زمن میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بات خوش آئند ہے کہ انہوں نے اس چیز کو فوکس کیا, کیونکہ اگر پچھلی گورنمنٹ جتنی بھی آتی رہی انہوں نے اپنے گاؤں پر, اپنے خطے پر, سب پہ کام کیا. اگر گورنمنٹ از شوئنگ سم انکلینیشن ٹورڈز ورکنگ ٹورڈز یوتھ اینڈ, اور پھر اس کے اندر انگیجمنٹ, ایجوکیٹ, امپلائمنٹ کو انہوں نے فوکس میں لیا. اس وقت تک یہ ساری باتیں آپ کے پاس پیپر میں موجود ہیں, تو اس سے ہم یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں اگر ہم ان پہ پریشر ڈالتے ہیں یا ہم اپنے پلانز ان کو پراپرلی تھورولی دیکھ کے آگے فارورڈ کرتے ہیں, تو ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ ہوپ فلی کچھ ہو جائے گا. کیونکہ جس وقت آپ کے پاس پالیسی نہیں بنی ہوئی تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں سجیسٹ کرنے کی گنجائش ہے. جب وہ بن جائے گی تو پھر وہ ٹھنڈ پروگرام ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ جتنا بھی چھیڑیں گے, تو آئی ایم ناٹ شیور جو ہماری کنٹری کی ہسٹری رہی ہے آف امینڈمنٹس, اٹس ناٹ ویری ایکٹیو. The same thing happened to our constitution. بالکل مکایا گیا, جگاڑ مارا گیا, اور اب تک اس کے اندر ہمیں لوپولز نظر آ رہی ہیں. It takes a long time fixing those loopholes. تو یہ بات خوش آئند ہے کہ ایٹ لیسٹ مئی کے اندر یہ بات موجود تھی. پھر اس کے بعد کامیاب جوان پروجیکٹ آئے, بالکل سامنے ہی آ گیا, جس کے تھرو میں نے چیز سمجھا. اب اس سال unfortunately couldn't continue. I was supposed to be in Malakand by now with my team, اور وہاں پہ لوگوں کو مختلف ٹریننگز دینے کے موڈ میں تھے, اور ہم نے اس کی تمام چیزیں تیار کر لی تھی. پھر کووڈ کی وجہ سے ہم وہ نہیں کر پائے, مگر اس کے علاوہ جو ہم آن لائن کر پا رہے ہیں, میری ٹیم اس طرح سے ایکٹیو ہے, اور ہم اپنی طرف سے جتنا کر سکتے ہیں. کووڈ کے درمیان میں بھی انہوں نے بہت ساری آن گراؤنڈ سروسز دی, اور جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہم آن لائن ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہماری جو ٹیم کے ممبرس تھے وہ سارے مختلف ریجن سے تھے. تو جتنا میں خود اس بارے میں, میرا کامنٹ یہی ہوگا کہ کے پی از اے ڈیفیکلٹ پرابلم ٹو بگن ود. ہمارے پاس فاٹا بھی ابھی مرج ہوا ہے, ہمارے پاس چترال کا ریجن بھی ہے, ایبٹ آباد کا ریجن ہے, اور ان تمام اور اس بات سے بھی ہم نہیں بھاگ سکتے کہ کے پی کو بہت اگنور کیا گیا ہے پچھلی گورنمنٹس میں.
تو اس دور کے جو لوگ تھے جو انمپلائڈ رہے, ان ایجوکیٹڈ رہے, ان کی اولادیں آج جوان ہو گئی ہیں اور وہ بھی اسی حال میں ہیں. Not saying کہ this is entirely the government's fault. It is our fault as well کہ ہم نے بھی اس چیز کو properly pursue نہیں کیا. میں کہوں گی دونوں سائڈ پہ negligent. اچھا میڈم, میں آپ نے پریکٹیکلی فیلڈ میں بھی کام کیا, ظاہر ہے موبلائزیشن پہ رورل ایریاز میں گئے ہو, تو کے پی کے کا یوتھ جو ہے وہ کتنا آگے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کرنٹلی جب نیشنل سطح پہ سینوری میں ہم بات کریں گے تو کے پی کے یوتھ کی کیا اسٹیٹس ہے کرنٹلی؟ کے پی کی یوتھ میرے خیال میں بہت مختلف چیلنجز کا شکار ہے. ایک تو یہ کہ اس بات سے میں 100% اگری کروں گی کہ آپ کی جو پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے اس کا آپ کی پوری لائف پہ اثر ہوتا ہے. تو پرائمری ایجوکیشن پہ اتنا فوکس نہیں کیا جاتا اور اس کی وجہ بہت ہے, غربت ہے, بہت کچھ ہے جس کی بنیادوں پہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے. ایک امپورٹنٹ ایشو سیفٹی کا ہے. میری اپنی کزنز اس وقت بھی وہ اسکول میں نہیں ہیں کیونکہ ان کو یہ چوز کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کی چائلڈ کی سیفٹی ورسز دی رائٹ ٹو بی ایجوکیٹڈ. آپ کے پاس اتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس موجود نہیں ہیں, آپ کے پاس اتنی یونیورسٹیز موجود نہیں ہیں. فاٹا کے اندر ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے. تو ان حالات کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان ہے 68% آف یوتھ اور کے پی ہیز اے بگ پرسنٹیج کیونکہ ہمارے پاس ریفیوجی کرائسس بھی ہے, ان کو بھی کیٹر کرنا اور موبلائز کرنا ہے. جب ان سب کی موجودگی ہے, ایک انفلکس ہے اور آپ کے پاس انف یونیورسٹیز نہیں ہیں, اور جو یونیورسٹیز ہیں بھی تو ان کے اندر وہ تمام ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں یا وہ کوالٹی میں موجود نہیں کہ وہ گلوبل مارکیٹ یا ایون نیشنل مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کر پائے. ان کو سی ویز بنانا بھی نہیں آتا. تو اس حال کے اندر اور سب سے جو چیز میجر ہے جس کے اوپر میرا فوکس رہتا ہے وہ ان کے لنگوسٹکس ہیں. پشتو از ویری ڈفرینٹ دین ہندی اینڈ پنجابی کیونکہ سندھی لینگویجز دے ہیو سم تھنگ ان کامن ود اردو. تو جو میڈیمس پڑھائے جا رہے ہیں ان کے پشتو فٹ ہی نہیں کرتی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے پرائمری سے لے کے میٹریکولیشن تک یا ایون ایف ایس سی تک وہ ان چیزوں کو پراپرلی تھورلی سمجھ ہی نہیں پاتا اور وہ ایگزامز دیتا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیسا لاٹ آتا ہوگا یونیورسٹی کے اندر. آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی گلوبلی جو چیزیں جو بکس اویلیبل ہیں جو پبلشڈ ہیں ان بکس کو اگر آپ پرووائڈ بھی کریں تو اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. ان کے لیول کی چیز ان کو دی نہیں گئی وقت پہ. اور اب جب مسئلہ آ رہا ہے تو ہم مزید ڈسپیرٹی کا شکار ہو رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا جو میس ہے یوتھ کا وہ انمپلائڈ جا رہا ہے. یہ نہیں کہ ان کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے مگر ان کے پاس وہ میڈیم نہیں ہے, وہ لٹریسی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ وہ جاب مارکیٹ کے اندر ایٹ لیسٹ کمپیٹ کر پائیں. میرے خیال میں ان کے لیے سافٹ جو اسکلز تھیں وہ نہیں دی گئیں کیونکہ اب آپ اس بات کو سمجھیں کے پی کے از ان اے ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن رائٹ ناؤ. پاسٹ میں نیگلیجنس رہی ہے. اس وقت میں یہ بھی کہوں گی کہ ہماری اپنی یوتھ جو ہے یا ہماری جو جنرل عوام ہے اس کے اندر ایک عقل پائی جاتی ہے. میں خود پٹھان ہوں اور میں اس بات کی گواہ ہوں کہ جہالت اور عقل سب سے برا کمپٹیشن ہے. تو دونوں طرف سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور فاٹا ہیز بین ریسنٹلی ایڈڈ, وہاں کے لوگ جی آگے بہت ہے, ہم اللہ کا شکر ہے بہت اچھے لوگ ہیں مگر لیکن آپ کی بات صحیح ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یوتھ کے حوالے سے جتنا کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا. ایون چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے جتنا کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا ہے. ان کے لیے there is a privilege gap. جو پنجاب کی یوتھ سے کمپیئر کیا جائے تو کے پی ہیز اے ویری ویری وائڈ قسم کا پریویلیج گیپ, ایکسپوجر گیپ ہے. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے آپ کے پاس ایجوکیٹڈ لاٹ آئے گا, یونیورسٹیز میں نہیں آئے گا, اور جب آئے گا ان کو مزید ڈسکریمنیٹ کیا جائے گا مزید. اب پھر آپ حیران ہوتے ہیں کہ ٹیررزم کیسے وہاں پہ کامن ہو رہی ہے. بالکل ہوگی جب ایک ڈسپیرٹی موجود ہے. اور میرے خیال میں ہر ایک چیز گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں, بہت ساری چیزیں ہم نے خود امپوز کی ہوئی ہیں. ہمارے اندر جو ایتھنک ڈفرینسز تھے پاکستان بننے کے وقت بھی تھے اور اب موجود ہیں, ان کو ہم نے we failed to create tolerance among different ethnic groups. اور پھر we have been a subject to a lot of discrimination. We're discriminated to this day. It is very hard for me to unsee the posts جو کہ آئے دن ہمارے سوشل میڈیا پہ موجود ہوتی ہیں. Somewhere somebody has killed a Pathan just because he's a Pathan. I mean, I think 70 سال ہو گئے ہیں. We need to understand کہ we're all equal citizens of this country. اور جب ایسا آپ نہیں کریں گے تو یو آر گیونگ ایئر ٹو مور اینیمیٹی ٹو دا موسٹ آئی تھنک دا موسٹ ٹربیولنٹ ایتھنک گروپ آف پاکستان. آپ ان سے پڈا ڈال رہے ہیں تو پھر تو مسئلے ہوں گے. تھینک یو, بہت اچھا ہے. بلکہ آپ نے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا کہ کے پی کے یوتھ کا کیا ایشو ہے, خاص طور پہ گرلس کی سیکورٹیز کا ایشو ہے یا میل کا بھی ایشو جنرلی ہے,
ظاہر ہے جو بچوں والا سانحہ ہوا تھا وہ بھی خطرناک ہوا تھا, اٹیک ہوئے تھے, ملالہ یوسفزئی کے پی سے, تو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو رکھتی ہے. تو یوتھ اس کے لیے آپ کا خیال ہے جی کہ ڈرا ہوا ہے, تو ان کو تھوڑی سی اسپیس اگر زیادہ ملے تو زیادہ اچھا ہے. میں پنجاب کی طرف سے آؤں گا, پنجاب اور اسلام آباد خاص طور پہ دونوں کو ساتھ ڈیفائن کرے گا. میڈم سیما ظفر وہ بھی یوتھ کی ایکٹیوسٹ ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ جو بھی جن لوگوں نے جوائن کیا سارے یوتھ تھے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو یوتھ اپنے بارے میں ڈیفائن کر سکتا ہے, ہمیشہ جو اولڈ ایج کے ہوتے ہیں وہ یوتھ کو ڈیفائن کرتے ہیں, تو خود زیادہ اچھے طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. میڈم آپ بتا سکتی ہو کہ پنجاب کے حوالے سے پاکستان کا دوسرا پروونس ہے, مطلب پروونس میں تو ٹاپ پہ ہے ظاہر ہے, اور کیونکہ سب سے پہلے یوتھ پالیسی پنجاب کی بنی 2012 میں, پنجاب یوتھ پالیسی 2012, اور اس میں 2018 میں ریویو بھی کیا گیا. 2018 میں اس پالیسی کا ریویو کیا گیا. اس ریویو میں جو گیپس آئے اس میں کہ رورل جو یوتھ تھا اس کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا تھا, بہت کم ٹچ کیا تھا, اور خاص طور پہ ان پڑھ یوتھ تھا ان کو بھی ٹچ نہیں کیا گیا تھا. تو پنجاب پالیسی کا 2018 میں ریویو کیا گیا تھا. اس کے بعد جو خاص طور پہ پنجاب میں کام بھی ہوا ہے, ایون اسلام آباد کا کے پی دیکھو گے تو وہاں بھی یوتھ ظاہر ٹیلنٹ ہے, زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں, زیادہ یوتھ جو ہے ان کو انوائرمنٹ ملتے ہیں. اور باقی جی میڈم نے کہا کے پی کے حوالے سے کہ پنجاب کو اگر کمپیئر کیا جائے تو ظاہر ہے ہمارا اتنا کام نہیں ہوا ہے. آپ بتا سکتے ہو جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے, جو آپ نے دیکھا ہو کہ اسلام آباد اور پنجاب کو مکس کر کے ایز اے یوتھ ایکٹیوسٹ کتنا کام ہوا ہے, اور کیا امپلیمنٹیشن ہے پراپر وے میں فیلڈ میں یا نہیں ہے؟ جی بالکل, آئی ول سے کہ پورے پاکستان میں سب سے جو میجر پرابلم ہے وہ ہے اویئرنیس کا. آپ کے پی کے میں جائیں, آپ پنجاب میں جائیں, اسلام آباد میں ہوں, سندھ میں ہوں, مین پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے یوتھ کے لیے کون کون سے پروگرامس انیشیٹ کیے ہیں. تو سب سے پہلے آپ اویئرنیس کریٹ کریں, اس کے بعد آپ اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر جائیں. دین کمنگ ٹورڈز دا سیکنڈ پارٹ کہ رورل ایریاز میں یوتھ کا کیا اسٹیٹس ہے, اور جو پریویلیج یا پھر جو ہمارے مین دوسرے سٹیز ہیں لائک لاہور ہو گیا, اسلام آباد ہو گیا, وہاں پہ یوتھ کا کیا اسٹیٹس ہے. تو اگر آپ سدرن پنجاب میں جائیں یا آپ سینٹرل پنجاب میں جائیں تو آئی تھنک وہاں پہ اسٹیٹس جو ہے وہ اتنا زیادہ چینج نہیں ہوا. لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, یوتھ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کس فیلڈ میں جانا ہے. کیریئر کاؤنسلنگ بالکل نہیں ہے. اگر آپ ایک اسلام آباد کے مطلب اسٹوڈنٹ کو کمپیئر کریں ود اینی ادر اسٹوڈنٹ جو کہ پنجاب کی کسی نارمل یونیورسٹی میں ہے, تو آئی تھنک وہاں پہ یوتھ انگیجمنٹ کے لیے کوئی پروگرام آپ کو نہیں ملے گا. زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کی فائلز میں ہوتی ہیں, ڈاکومنٹس بنے ہوتے ہیں, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ آپ کو کوئی خاص امپلیمنٹیشن نہیں ملے گی. اب اگر میں اسلام آباد کی سائڈ پہ آؤں تو وہاں پہ آئی تھنک کہ کام زیادہ ہو رہا ہے. بہت سی یوتھ ریلیٹڈ سوسائٹیز آ چکی ہیں جو کہ کیریئر کاؤنسلنگ, کوالٹی ایجوکیشن اور پیس وغیرہ کے اوپر کام کر رہی ہیں, بٹ دیز ایفرٹس آر ناٹ کوہیرنٹ. اگر ہم سب ایک ہی فورم کے اوپر آئیں, گورنمنٹ کے ساتھ لنک اپنا اسٹیبلش کریں اور پھر کام کریں, تو آئی تھنک کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ پاپولیشن کو موبلائز کر سکتے ہیں, ہمارا آؤٹ کم زیادہ ہو سکتا ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی یہ کام ہو رہا ہے. پارلیمنٹ میں ہمارے پاس ایس ٹی جیز ٹاسک فورس ہے, لیکن انفارچونیٹلی بہت سے لوگوں کو اس چیز کا ایکسیس نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کے ایس ٹی جیز کے اوپر کام کر سکیں یا انہیں وہ ریسورسز مل سکیں کہ وہ ان کے اوپر کام کر سکیں. اس کے علاوہ آپ اسلام آباد میں دیکھیں تو ہر ایک یونیورسٹی میں آپ کو سوسائٹیز ملیں گی جو کہ کمیونٹی سروس کے اوپر کام کر رہی ہیں. آلدو ان کا نام جو ہے وہ ایس ٹی جیز کے اوپر تو نہیں آ رہا, لیکن ان کا کام انڈائریکٹلی ان ون وے اور دی ادر وہ ایس ٹی جیز کے اوپر ہے. تو آئی تھنک اگر ہم لوگ ایس ٹی جیز کے اوپر لائک کوہیرنٹ وے میں کام کریں تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. اگر آپ ایک چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں لائک کوالٹی ایجوکیشن, تو اس میں آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ہم لوگ ایجوکیشن کیسے پرووائڈ کریں. ایجوکیشن از ناٹ اباؤٹ ٹیلنگ دیم کہ اے بی سی کیا ہے اور الف بے پہ کیا ہے یا چیزوں کا ڈٹا کیسے لگانا ہے. اٹس اباؤٹ کہ آپ کو چیز کی سمجھ کیسے آئی ہے, آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے, آپ چیزوں کو انالائز کیسے کرتے ہیں, اور پھر ہی آئی تھنک ایک کنٹری ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو ہمیں کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرنا ہے, گیونگ دیم ناٹ اونلی لائک رٹا سسٹم, انہیں پریکٹیکل اسکلس کی طرف لے کے آنا ہے تاکہ لوگ ایجوکیشن سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں, اور اس کا آؤٹ کم ہماری کنٹری کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی آپ کو نظر آئے گا. اچھا آپ یہ بتا سکتے ہو, میڈم آپ نے بہت اچھا ڈیفائن کیا ہے اوورال, لیکن یہ بتا سکتی ہو جیسے آپ نے بتایا کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے حوالے سے اسلام آباد میں مین چیز ہے کہ وہاں یوتھ کی ہر یوتھ کی وہاں اپروچ نہیں ہے. ظاہر ہے ہمارا جو پروگرام ہے, ہمارے ناظرین سن رہے ہیں, بہت سارے یوتھ سندھ کے, پنجاب کے, کے پی کے, بلوچستان کے. پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ملے. ظاہر ہے جو آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, آن لائن لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے,
तो कम से कम उनको मालूमात पहुँचे, जो आपने बात की उस पर ही हमारी बात हो रही है, कम से कम मालूमात पहुँचे। आप ये बता सकते हैं कि इस्लामाबाद में जो SDG का जो सेंटर बना हुआ है जो उनकी अवेयरनेस के लिए, उसका क्या काम है और प्रोग्राम उससे कैसे फायदा ले सकते हैं? जी, जो पार्लियामेंट में इन लोगों ने बनाया दैट्स कॉल्ड इज SDGs टास्क फोर्स, और उनका मेन काम ही ये है कि वो यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें। उसके लिए वो डिफरेंट अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं। रिसेंटली अभी YSPP यूथ स्क्वाड फॉर प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, हम लोगों ने ब्रिज टू यूटोपिया के नाम से एक सिम्पोजियम कंडक्ट करवाया था, जिसका मेन इशू ये था कि लाइक जिस इशू को हमें टारगेट किया था वो था इंटरफेथ हार्मनी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के राइट्स को हम लोग उस तरह से माइनॉरिटीज़ को राइट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेटेड मिलेगी, लोगों में टॉलरेंस ही नहीं है, लैक ऑफ पेशेंस है, और एकदम जो है रिलीजियस व्यूज जब आते हैं तो उनके पास नॉलेज नहीं होता, लेकिन ये कि वो सब हाइपर हो जाते हैं। तो हम लोगों ने SDGs टास्क फोर्स के साथ मिल के अपना एक सिम्पोजियम कराया था। इसके अलावा SDGs टास्क फोर्स का जो मेन काम है वो है यूथ इंगेजमेंट का, जिसमें वो क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी और इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स करवाते हैं, जिसमें डिफरेंट सेमिनार्स हो जाते हैं। डिफरेंट यूथ पॉलिसी फोरम का उन लोगों ने इनिशिएट किया था, वो भी SDGs टास्क फोर्स के अंडर आ रही है। इसके अलावा पीस के ऊपर उनका सबसे ज़्यादा काम है, पीस एंड जस्टिस का। तो उसके लिए अभी SDGs टास्क फोर्स आई से कि नॉट डायरेक्टली काम कर रही है, बट दे आर लिंकिंग विद वेरियस सोसाइटीज़, जैसे या फिर वेरियस NGOs। एक NGO है PGN के साथ उन लोगों ने एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हेल्पलाइन जो है वो बनाई है, जिसमें अगर उन्हें कोई हरासमेंट का इशू फेस करते हैं या कोई और इशू फेस करते हैं तो दे कैन जस्ट सिंपली कॉल ऑन दैट हेल्पलाइन एंड गेट द हेल्प। अच्छा, कुछ दोस्तों को क्वेश्चन भी आ रहे हैं साथ साथ कमेंट्स में, आप पता नहीं देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ आपके डिस्कशन के बाद 2 क्वेश्चन आए हैं। एक मोहम्मद बशकफरी साहब क्वेश्चन कराए कि रूरल एरिया, मोहम्मद बशकफरी एक्टिविस्ट है BPFAS का, बहुत अच्छा, और सिविल सोसाइटी से करते हैं। उनका कहना यह है कि आप ये ठीक है, अच्छा इस्लामाबाद तक तो पता है, लेकिन रूरल एरिया की यूथ को इन SDGs के लिए क्या करना चाहिए ताकि उनको पता चले, उनको कैसे ऐड किया जाए। और एक वफा मुजम्मल हुसैन है, उसने तो ये क्या बात की है कि कंपलसरी कहते हैं मैट्रिक के बाद कैरियर काउंसलिंग कंपलसरी होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को जो गांव से लोग आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमें किस शोबे में जाना है। सिर्फ माँ बाप यही कहते हैं कि डॉक्टर जाना, इंजीनियर होना है, डॉक्टर होना है। तो ये दोनों चीज़ें आप उसको कैसे समझते हो कि हम रूरल एरिया तक कैसे जाएंगे? ओके, जैसे मैंने पहले कहा था कि फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। आजकल लॉकडाउन हुआ है, हम लोग हर चीज़ फिजिकली एक्सेस तो कर नहीं सकते, तो इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन मीडियम यूज़ करें। अब ये बीइंग लाइक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बीइंग यूथ जो कि इतना प्रिविलेज्ड है, इफ आई कंसिडर माई सेल्फ, आई थिंक आई एम प्रिविलेज्ड इनफ टू शेयर इन्फॉर्मेशन विच आई हैव टू अदर्स। तो अगर मैं इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करूँ थ्रू ऑनलाइन मीडियम, लाइक अगर मेरा अपना पेज है, सोसाइटी का पेज है यूथ स्क्वाड फॉर प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट और सोसाइटीज़ का भी फोरम होंगे, तो अगर हम उन ऑनलाइन या जैसे आपका मीडियम है, तो बहुत से लोग रूरल एरियाज़ के भी हैं जो कि आपके ये सेशन जो है जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, तो आई थिंक वो इसके थ्रू काफ़ी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आप फेसबुक तो आई गेस हर एक जगह पे आपको अवेलेबल है, तो फेसबुक के थ्रू यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स करियर काउंसलिंग, बिल्कुल मैं एग्री करूँगी कि मैट्रिक के बाद करियर काउंसलिंग कंपल्सरी होनी चाहिए। मैट्रिक नहीं, आई से 8th क्लास से जो है करियर काउंसलिंग कंपल्सरी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप 7th 8th में होते हैं, एट दैट टाइम इट्स योर डिफाइनिंग फेज, जब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने मेडिकल की फील्ड में जाना है या आपने इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है। तो करियर काउंसलिंग आई थिंक तब से होना चाहिए। हर एक स्कूल में एक करियर काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए, और करियर काउंसलिंग के जो हेड हैं या फिर जो प्रॉपर करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करें, वो उस क्लास की एक क्लास टीचर होनी चाहिए जो कि 1 साल से या 2 साल से उस बच्चे से के साथ इंटरेक्ट कर रही है। उन्हें ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होगा कि इस बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। इट्स नॉट लाइक कि अगर एक बच्चे ने मैथ्स में या बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए हैं, तो इट डजेंट मीन कि उस बच्चे का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में लाई करता है। हमारे यहाँ ये होता है कि जी बच्चे ने 98 मार्क्स ले लिए हैं तो ही उसे MBBS करा लो बिकॉज उसका इंटरेस्ट उसमें है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, मार्क्स के बेसिस पे आप इंटरेस्ट डिफाइन नहीं करते हो। इसके अलावा करियर काउंसलिंग जी बताएं। जी बाकी डिफरेंट फोरम्स बना दिए करियर काउंसलिंग के लिए। तो आई थिंक अगर आप ऑनलाइन ये सेशंस अटेंड करें करियर काउंसलिंग के, जैसे एक का नाम केयर है, उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। इसके अलावा
डिफरेंट आपको फोरम्स मिल जाएंगे जहाँ पे ऑनलाइन करियर काउंसलिंग हो रही है. आप अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लें कि ये फील्ड किस चीज़ से रिलेटेड है, यू आर गोइंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आपको उसकी बेसिक इन्फो हो, कोर्सेज कौन कौन से हो रहे हैं, तो आप उस चीज़ के बेसिस पे आप खुद भी अपनी डोमेन या पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं. थैंक यू सीमा मुजफ्फर, आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया, खास तौर पे जो दोस्तों के कमेंट्स थे उनका जवाब भी अच्छा दिए, और आपने भी इसको एग्री किया कि आप जो खास तौर पे यूथ पे काम करें उसमें कैरियर काउंसलिंग के लिए जो नेशनल सतह पे या प्रोविंस सतह पे जब बात होती है तो ज़ाहिर है आप लोग इनकी यूथ की नुमाइंदगी कर रहे हो, तो वहाँ ज़रूर ये बात करना है कि भाई जो रूरल एरिया के यूथ है उनको भी पॉलिसी का पार्ट बनाएं, खास तौर पे SDG हो चाहे यूथ के और इशूज हो उसमें इनको ऐड करें, कैरियर काउंसलिंग कोशिश करें, हम भी इस पे लॉबिंग करते हैं, आप लोग सब मिलकर करते हैं, और हम लोग हर स्कूल सतह पे कैरियर काउंसलिंग का सेशन शुरू कराएं. और दूसरा आपने बहुत अच्छी सजेशन दी, मैं भी लोगों को यही कहूँगा, नाज़रीन को यही कहूँगा, ये सब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन की तरफ लोग जा रहे हैं, रूम पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, अभी बहुत इजी टू एक्सेस है कि आप दुनिया के बाहर किसी मुल्क से बैठे हुए लोग भी, इस्लामाबाद से भी या कराची से भी या कहीं से भी, लाहौर से भी बैठ के आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताया जा सकती है और समझाई जा सकती है ईजी. मैं बलूचिस्तान की तरफ आता हूँ, बाकी दोस्तों को सेकंड राउंड में क्वेश्चन करूँगा. बलूचिस्तान जो है वो खास तौर पे मुझे ये भी दुख है इस बात की कि जैसे KPK की बात हो रही थी, ऐसे बलूचिस्तान में भी चाइल्ड का इशू हो, चाहे यूथ का इशू हो, चाहे वुमेन का इशू हो, बहुत कम काम हुआ, जितना बिल्कुल ना होने के बराबर हुआ. और यूथ के हवाले से मुझे अफसोस है 2015-16 में कुछ सिविल सोसाइटी ने मिलकर गवर्नमेंट के साथ ड्राफ्ट पे काम किया, उसमें VNGP थी, वॉइस ऑफ न्यू जनरेशन, और वहाँ के लोकल सतह पर दोस्त थे जिन्होंने काम किया, लेकिन वो प्रॉपर वे में नहीं हो सका, और हुकूमत जैसे चेंज हुई तो वो बीच में ही काम रुक गया. तो उस हवाले से खालिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है. खालिद साहब, आप हमें बता सकते हो कि बलूचिस्तान का इस वक्त करंट जो है वो क्या स्टेटस है इसका यूथ पॉलिसी का, और उसके अलावा यूथ के कौन सी इनिशिएटिव लिए गए जो बाकी प्रोविंस में नहीं है, कोई न्यू चीज़ है आपके पास? जी खालिद साहब. जी खालिद मीर साहब. खालिद साहब लगता है उसके इंटरनेट का इशू है. तो मैं मैडम लीना जुल्फकार कुछ चीज़ ऐड करना चाहती है, तो मैडम आप थोड़ी सी, आपने बताया कि कुछ चीज़ें ऐड करना चाहती हूँ, खास तौर पे सीमाब के उस क्वेश्चन के बारे में बताएं, तो बताना जी. मैं सीमा मुजफ्फर ने जिन चीज़ों को टच किया, रियली सेकंड देम. असल में जो क्वेश्चन आया इट वाज अ गुड क्वेश्चन कि रूरल एरियाज़ के लोग क्या करें, उनकी यूथ क्या करे. तो पाकिस्तान की मेजॉरिटी, हम अभी भी कहेंगे कि बहुत काबिल शर्म बात है कि हम अभी तक रूरल एरियाज़ के अंदर ही रहते हैं और हमने उनको डेवलप नहीं किया जैसा बाकी ममालिक ने किया है. हर मुल्क के अंदर गांव मौजूद हैं, मगर वो गांव एटली फैसिलिटीज़ आ रही, हमारे वाले वैसे नहीं हैं, और हमारे अंदर भी एक ककड़ है कि हमने वैसा ही रहना है, हमने इसके अंदर कुछ बदलने भी नहीं देना. तमीन ये हमारे पार्ट पे भी एक फॉल्ट है. जहाँ तक वहाँ पे यूथ करे क्या, तो 2-3 चीज़ें हैं जो सजेस्ट की जा सकती हैं. एक तो ये कि ऑनलाइन की तरफ आएँ. जो लोग कहते हैं कि हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, मैं उनसे ये सवाल करती हूँ कि आपके पास फिल्में और गाने और इस तरह के तमाम कंटेंट की फैसिलिटी कैसे है? जो चीज़ डिमांड में आए में है, और इस बात से हम भाग नहीं सकते. हमारे पास वो कंटेंट होता है जो कि हमारे कल्चर के लिए, एटलीस्ट KP के अंदर हर कल्चर के लिए जो चीज़ काबिल शर्म है, हमारी इस तरह की फिल्में भी हर गाँव के अंदर मौजूद हैं. हमारे पास इतना पैसा मौजूद है कि शादी के अंदर हम ख्वाजा सिरा बुलवा के उनको नचाएं. हमारे पास हर अपनी, मैं कहूँगी कि जो चीज़ हमारी प्रायोरिटी है, वो जो भी है, हमारे पास उसके लिए सब मौजूद है. फैशन के कपड़े, रेप्लिकास, हर चीज़ पहुँच जाती है गाँव के अंदर. अब वो दौर नहीं रहा कि आप अपने आप को निकाल सकते हैं एक डिबेट से ये एक्सक्यूज़ करके कि हमारे पास गाँव में कुछ नहीं है. अगर आप लोग ओरिएंटेड होंगे कि हमने ग्रोथ को फोकस करना है, हमने अपने हालात बदलने हैं, तो मैं मान नहीं सकती कि आपके पास रास्ते नहीं. आपके लिए एक इंटरनेट को मैनेज करना एक गांव में मुश्किल नहीं, और जो लोग फिर भी नहीं कर सकते उनके लिए बता दूं कि देयर इज़ अ गुड वेबसाइट, इट्स कॉल्ड sabak.com. जब मैं FSC में थी तो मुझे पता चला था कि ये वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे कि जो FSC के तमाम कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन मुफ्त में पड़े हुए हैं, और आप अगर चाहें तो आप उनकी DVDs भी मंगा सकते हैं. बहुत मिनिमल प्राइसेस पे आप घर बैठ के अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं. और सिर्फ ये नहीं, देयर इज खान्स अकेडमी ऑनलाइन, which is like I'd say the most amazing place to study any subject. इतने तरीके से उन्होंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है. तो जो चीज़ आपके फोकस में होगी आप उसी की तरफ जाएंगे. अच्छे आपने बात की और अच्छी चीज़ें ऐड की. आप फोकस करें ना, फोकस होना चाहिए. आपका ख्याल है कि जो लोग बाकी फिजूल खर्चा करते हैं उसमें से थोड़ी सेविंग कर लें
اور اپنے بچوں کی لوگ کہتے ہیں کسی کو بھی اگر آپ فیوچر کے لیے دیکھو تو ان کے بچوں کی ایجوکیشن یا بچوں کی تربیت پہ فوکس کرو تاکہ وہ آگے چل کے اچھے شہری بن سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں فاطمہ انور وائس پریزیڈنٹ ہے, یہ آزاد کشمیر کی ہے, ہم نے ان کو بھی چھوڑا نہیں ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کا بھی ایک اوور ویو دیکھیں اور سنیں. جب تک خالد میر کہیں سے نظر آئے, ان کا انٹرنیٹ کا بلوچستان ایسے بھی نیٹ کا وہاں بڑا ایشو ہے, کہیں کونے میں ہوگا, بلکہ خالد صاحب آ گئے. خالد میر ویلکم کرتے ہیں, آپ کہیں پانی میں جیسے نہیں لگاتے ہیں وہ اس طریقے سے چلے جاتے ہیں. نہیں, میں نے صرف گیم آف کر دیا تھا انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے. خالد صاحب آپ بتائیں بلوچستان کے میں نے گیم آف کر دیا. چلو اس کوشچن کا میرے کا جواب دیں کہ بلوچستان میں کرنٹ کیا اسٹیٹس ہے, خاص طور پہ یوتھ کے پروگریس کے حوالے سے, یوتھ پہ کیا, یوتھ کے لیے نئے نئے انیشیٹو لیے گئے, یوتھ پالیسی کا کیا اسٹیٹس ہے, تھوڑا سا بتائیے کہ بلوچستان گورنمنٹ کتنی سنجیدہ ہے. جی ضرور. یوتھ پالیسی کا میں آپ کو بتانا چاہوں کہ 2015-16 تک تو ہمارے پاس کام ہوتا رہا. برگد آرگنائزیشن ایکٹیو تھی, انہوں نے ڈرافٹ بنوا لیا. اس وقت کی حکومت بھی کافی ایکٹیو تھی. وہ ڈرافٹ 2-3 بار ریویو ہوا, مختلف ولیج مختلف ڈسٹرکٹس میں جو ہے کنسلٹیشنز ہوئی نوجوانوں کے ساتھ. اس وقت میں خود نوجوان ہوا کرتا تھا. آپ نے شروع میں صحیح کہا, میں اب 30 سے بڑھ چکا ہوں تو اب میں نوجوان نہیں رہا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ویسے دل جوان ہے. تو اس وقت میں خود جوان تھا تو میں کنسلٹیشنز کا حصہ رہا ہوں. لیکن 2017 کے بعد جیسے گورنمنٹ چینج ہوئی تو وہ ڈرافٹ جو ہے ہمارا ٹیبل نہیں ہو سکا اسمبلی میں. اس وقت کی گورنمنٹ چینج ہو گئی, سی ایم کے خلاف عدم اعتماد آ گیا, باقی معاملات رہے ان کے سیاسی. تو آج تک وہ ہمارا ڈرافٹ ہی رہا یوتھ پالیسی کا. تو کیونکہ پالیسی نہیں ہے تو پھر ہم بات کرنے کے لائق نہیں رہتے نوجوان کہ کس بنیاد پر کوئی رائٹ مانگے, کس طرح مانگے. وہ جو بنیادی آئینی حقوق ہے اس پر بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نوجوان لاپتہ ہو جاتے ہیں ہمارے پاس. وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم آج تک اس کے لیے رو رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں لوگ ہمارے. ہمارے لوگوں کی پرائرٹی یہ دیکھیں, ہمارے یہاں آن لائن کلاسز کا کام شروع ہوا اب حال ہی میں. بلوچستان کے 70% علاقوں میں انٹرنیٹ نہیں ہے, بلوچستان کے 40% علاقوں میں بجلی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں آن لائن کلاسز لے لیں. اب جب وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلے ہمیں بجلی اور انٹرنیٹ دے دیں تو ہماری گورنمنٹ ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتی ہے کہ جو ہم نے کہا ہے آپ وہ کریں, اس کے علاوہ کوئی بات نہ کریں. یہ صورتحال ہے ہماری گورنمنٹ کی, ہمارے نوجوانوں کی, کہ اوپر سے فیصلے تھوپ دیے جاتے ہیں کہ آپ نے آن لائن کلاسز لینی ہے, لیکن 70% بلوچستان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے. پنجگور میں, تربت میں آپ نے جان بوجھ کے انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے. کمپنیز کو کہا ہوا ہے کہ یہاں انٹرنیٹ نہ دے, دہشت گردی ہوتی ہے. انٹرنیٹ کے ساتھ کون سی دہشت گردی ہوتی ہے ہمیں آج تک سمجھ نہیں آتا. اچھا, وہ دہشت گردی صرف تربت پنجگور میں ہوتی ہے, نوشکی میں ہوتی ہے, وہ دہشت گردی آپ کے ملک کے کسی اور حصوں میں نہیں ہوتی. انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ سیکھ رہے ہیں, لیکن اگر بلوچستان کا بندہ کہتا ہے کہ ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے سیکھنے دیں تو آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے. آپ ان کو بنیادی سہولیات تک نہیں دے رہے. مطلب انٹرنیٹ جیسے بنیادی ضرورت, میں اس لیے ضرورت کہتا ہوں کیونکہ میرا انٹرنیٹ اگر ایک دن بند رہتا ہے تو میں کیونکہ بزنس کر رہا ہوں انٹرنیٹ کے ذریعے تو میرا روزگار ہونا بند ہو جاتا ہے. میرے پاس اگر انٹرنیٹ نہ ہو, یہ بھی آپ کا مطالبہ اس دور میں بہت میں کیا سمجھتا ہوں, باقی یوتھ بھی ساتھ ہے کہ انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ کیا, جب تک انٹرنیٹ پہنچے تب تک وہ کام ہی نہ کریں, آن لائن سسٹم ہی نہ چلائے. مثال ہے اب اس کووڈ کی سچویشن ہے, ہو سکتا ہے آگے فیوچر میں چلے. نہیں, ہم نے آن لائن سسٹم کی کوئی آن لائن سسٹم کی مخالفت کسی نے نہیں کی. ساتھ چلائیں یا جی پہلے وہ کام کریں, 100% الیکٹریسٹی دے دیں, 100% جو ہے وہ چیزیں دے دیں, پھر بیچ نہ کریں. مطلب میں کہتا ہوں لوگ سمجھنا چاہتے ہیں. جی 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 بالکل, میں یہی سب بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو میڈیا پر خبریں آتی ہیں بلوچستان اصل میں اس سے مختلف ہوتا ہے, باتیں الگ ہوتی ہیں. کسی اسٹوڈنٹ نے, کسی نے بلوچستان میں یہ نہیں کہا کہ آن لائن کلاسز نہ چلائیں. انہوں نے مطالبہ صرف یہ کیا ہے کہ کوئٹہ میں انٹرنیٹ ہے تو جو طالب علم نوشکی میں ہے ان کو کوئٹہ میں بٹھا دیں, کسی یونیورسٹی میں کوئی ایک سینٹر بنائے جہاں پر آن لائن کلاسز اٹینڈ کر سکیں. آپ سروس کیوں نہیں دے رہے؟ مطلب جو نوشکی کا طالب علم ہے اس کے پاس سروس نہیں ہے, پنجگور کے بندے کے پاس نہیں ہے, وہ آن لائن کلاسز کوئٹہ میں اٹینڈ کر سکتا ہے, تو آپ انہیں کوئٹہ میں سروس دینا. ہاسٹل میں رہ رہے تھے, ان کے ہاسٹل کیوں بند کیے؟ ان کے ہاسٹل میں دوبارہ بلا لیں.
यूनिवर्सिटी के पास एक्सेस है, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में इंटरनेट है, वहाँ बिठा दें उनको, यूनिवर्सिटी कंप्यूटर प्रोवाइड कर दे, वहाँ उनको इंटरनेट हासिल करके वो अटेंड कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मामलात को गलत तरीके से उलझाया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस की किसी ने मुखालफत नहीं की, सिर्फ इंटरनेट ना होने की, बिजली ना होने की शिकायत कर रहे हैं। वो शिकायत जायज़ है, वो मुतालबा जायज़ है, लेकिन जिस तरह मीडिया में गलत तरह से हमें प्रोपेगेट किया जाता है बलूचिस्तान, वो हमारी शिकायत हमेशा से रही है, अब भी है कि हम मुतालबा एक करते हैं, वहाँ दूसरा पहुँच जाता है, खबर कुछ और नशर होती है और फिर सारा बलूचिस्तान दहशतगर्द नज़र आता है। शायद कुछ लोगों की नज़र में मैं भी हूँ कि जैसे आपको समझने में शायद टाइम लगता है, या मीडिया की तरफ से जो इसके लिए इस वक्त फायदे है खालिद साहब बायद नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लोग, आपकी बात सही है, लोग कंफ्यूजन है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि लोग मिसअंडरस्टैंड लोगों को पैदा किया गया, तो हम उनको क्लियर कर दें कि भाई बात ये नहीं, हम इसकी इस तरह से नहीं, हम ये चाहते हैं, अच्छा सा मौक़िफ़ आ जाए। आपकी स्टेटमेंट पूरे यूथ की स्टेटमेंट है। दूसरा, मैं इसीलिए शायद आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप उसको थोड़ा सा क्लियर करो ताकि बाकी लोगों तक पता चले कि हम इसके मुखालिफ नहीं है, इसके ये बात कहना चाहते हैं, हमारी स्टेटमेंट ये है। अच्छा, दूसरा ये कि जनरली मैं कह रहा हूँ, हम स्टेट गवर्नमेंट भी हमारा पार्ट है, जाहिर है, यूथ पार्लियामेंट भी बनी, ठीक है, पॉलिसीज भी बनी, और माने या ना माने, जब तक हम स्टेट के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक हम उतनी बड़ी अच्छी रिजल्ट नहीं ले सकेंगे। तो इस पे मेरे एक स्टेटमेंट है कि बलूचिस्तान में कोई अच्छे इनिशिएटिव हुए हैं, कोई ऐसी यूथ के लिए जो आप समझते हो कि तारीफ जोगे कि भाई ये बहुत अच्छा काम हुआ, ऐसा कुछ हुआ है? ये खालिद, बलूचिस्तान में कोई अच्छा काम हुआ है? शायद इंटरनेट का फिर वो इशू है, उसका इशू है जनरली। तो मैडम फातिमा, आप तब तक, दोबारा खालिद की तरफ आऊँगा, तब तक आप अपने आज़ाद कश्मीर के बताएं हाल अहवाल दें। हम बाकी प्रोविंस देख रहे हैं तो वो भी इससे फ़ायदा लेके भाई वहाँ यूथ पे क्या काम हुआ है अभी तक और क्या स्टडी की। देखिए, इस तरह से है कि आज़ाद कश्मीर की जो यूथ है उसका आप कंपैरिजन बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनकी यूथ से नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारी यूथ का जो सबसे बड़ा इशू है वो है हमारा कॉन्फ्लिक्ट जिसके अंदर हम रह रहे हैं, क्योंकि कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट जो दूसरी साइड पे चल रहा है उसका बराह रास्त असर हमारी जो आज़ाद कश्मीर की यूथ है उसके ऊपर पड़ रहा है। गो कि हमारे पास मिनिस्ट्री है यूथ की, लेकिन मिनिस्ट्री की यूथ होने के अलावा भी चूँकि आपके जब रियासत के एक हिस्से में आग लगी हुई हो तो दूसरे हिस्से के जो लोग होते हैं वहाँ पे उसकी यूथ के अंदर एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहा है, दूसरा ये है कि एंगर आ रहा है, अनसर्टन है चीज़ें, आपको अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता, आपको अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता, क्योंकि एज़ पर पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं और एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम इंडियन शहरी हैं। तो ये जो क्राइसिस है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस, वो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस और एजुकेशनल क्राइसिस से भी बड़ा हो जाता है बात का, क्योंकि चीज़ें जब अनसर्टन होती हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास जो रेशो है, लिटरेसी रेट है हमारा, वो रीजन का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, यानी 88% से ज़्यादा हमारे जो यूथ है वो एजुकेटेड है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है वो है 19%, यानी 19% की यूथ के पास जॉब नहीं है। तो उसके अलावा जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से हमारे आज़ाद कश्मीर में कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती, कोई बाहर से बिजनेस नहीं आ सकता, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम नहीं कर सकती। तो क्योंकि हमारा एरिया भी, क्योंकि ज़्यादातर जो आज़ाद कश्मीर का एरिया है वो पहाड़ी है, फिर उसकी जो पूरी एक पट्टी है सारी डिस्ट्रिक्ट को लगती है, वो है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट माइक बंद हो गया है, माइक ऑफ है, माइक की बात की खालिद मीर साहब ने कि हमारे बच्चों को कहते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें। हम सारे ही, मतलब जब मेरे इलाके में जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, आज मैं इस्लामाबाद में हूँ तो आई एम एबल टू टॉक टू यू, बट इफ़ आई विल बी इन माई होम, इन माई टाउन, तो मैं आपसे बात नहीं कर सकती क्योंकि मेरे एरिया में 2G
नहीं आती, और अगर मुझे किसी से फ़ोन पे बात करनी है तो आई हैव टू गो आउट, और मुझे किसी जगह सिग्नल तलाश करके फिर मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी किसी भी बंदे से ऑन द फ़ोन। तो यहाँ हमारा जो इश्यूज़ हैं वो और भी उस जो बाकी पाकिस्तान की यूथ है, यानी एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, आपकी एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, फिर आपकी बाकी जो चीज़ें होती हैं एम्पावरमेंट के इश्यूज़, फिर कहीं पूछना नहीं जा रहा। तो उसके साथ हमारे ये जो दूसरे हमारे कॉन्फ्लिक्ट के साथ लेके हमारे इश्यूज़ आते हैं वो हैं। उसके अलावा हमारी बहुत सारी जो यूथ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दूसरी साइड से माइग्रेट होकर आए हैं। उनको अभी तक ये नहीं पता कि उन लोगों को वापस अपने घरों में जाना है, आइदर यहाँ पे ही रहेंगे, उनका फ्यूचर क्या होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड हो गई हैं, और हमारी जो यूथ है उसके अंदर आप कह सकते हैं कि गुस्सा है, और चीज़ों के ऊपर उनको लगता है कि उनके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि मैं खुद यूथ के ऊपर पिछले 5 सालों से यूथ कैपेसिटी के ऊपर काम कर रही हूँ। तो आइडिया कि हमारी यूथ को बाकी जो, अगर मैं पाकिस्तान की यूथ के साथ जैसे मेरी बात होती है, खुद वाइस प्रेसिडेंट हूँ यूथ पार्लियामेंट की, तो सारे सूबे हैं वहाँ की यूथ के मसाइल सुनती हूँ, और जब मैं अपने एरिया के यूथ के मसाइल सुनती हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऐड हो जाती हैं, जो कहीं पे हाईलाइट नहीं हो रही नेशनल या इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा फातिमा अनवर साहिबा, आप बहुत ज़बरदस्त आपने बात की कि आपके इश्यूज थोड़े से डिफरेंस हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि आप पाकिस्तान के बड़े फोरम पे मौजूद हो और वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे हो, जिसमें पाकिस्तान के 4 सूबों के यूथ भी शामिल है। इट मीन्स के जनरली तौर पे आप भी उसमें ऐड हो। मुझे ये बता सकती हो कि बाकी प्रोविंस और आपके प्रोविंस के कौन से यूथ के इश्यूज है जो डिफरेंट है, जो बाकी जगह पे नहीं है, आपके एरिया में जो डिफरेंस आप बता रही है वो कौन से? जी, वही मैंने आपको कहा कि जैसे बाकी प्रोविंसेस के हमारे एजुकेशन का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, ये मसले सबसे ज़्यादा हमारे यूथ को आए, करियर की उनको समझ नहीं आती कि कहाँ पे है। हमारे जो यूथ है उसको अनएम्प्लॉयमेंट का भी मसला है, उसको एजुकेशन का भी मसला है, उसको हेल्थ के जो चीज़ें हैं उनके भी इश्यूज हैं। उनको सबसे बड़ा जो हमारे इशू है हमारी यूथ का, अपार्ट ऑफ ऑल दिस इशूज जो सीमाब साहिबा ने कहे, मिस ज़ीना ने कहे या खालिद साहब ने कहे, हमारा आइडेंटिटी का क्राइसिस है एक बहुत बड़ा। और हमें हमारे जो यूथ है उसको अपने फ्यूचर का नहीं पता कि कल को उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है, आइदर उनका फ्यूचर इंडिया के साथ है। वो जंग एक जंग का माहौल आपके ऊपर हमेशा बना रहता है, आपको नहीं पता होता कि कल यहाँ पे जंग शुरू है। तो वो जो क्राइसिस है ना, वो जो पेन है उसको पंजाब के लोग या सिंध के लोग नहीं फील कर सकते जो हमारी यूथ कर सकती है। तो वही मैंने आपको बताया कि एज पर पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, बट एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम इंडिया के शहरी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस भी है कि इधर हम कौन है। हाँ, थैंक यू। उनके बाद अभी आते हैं दोबारा सॉल्यूशन की तरफ, और जो 2 चीज़ें बताने आप जितने भी हैं बाकी जो क्वेश्चन है उसमें यह कि अभी इस वक्त आपके एरिया में ज़ाहिर है कुछ ना कुछ प्रोग्रेस ज़रूर हुई होगी, यकीन हर प्रोविंस की। तो प्रोग्रेस जैसे वो आप शेयर करो तो क्या आपकी अचीवमेंट है और सॉल्यूशन क्या है, वो क्या आपके पास सॉल्यूशन है और आगे क्या करना चाहिए हमें। तो समीला सिंध के हवाले से ज्वाइन किया, अब्बासी साहब भी था, आई डोंट नो कहीं चला गया शायद, दोबारा अगर रीज्वाइन करे तो अच्छा है। उससे शायद इंटरनेट का इशू है, लेकिन दोबारा रीज्वाइन करे तो बहुत अच्छा है। वॉइस ऑफ न्यू जनरेशन का उन्होंने बड़ा यूथ पे काम किया, आप भी BNG का पार्ट रहे हो, आप थोड़ा सा बता सकते हो कि सिंध में फ्यूचर में किस काम करने की ज़रूरत है, और दूसरा यूथ पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस क्या है, अचीवमेंट क्या है? UNDP के ताउन से कामयाब जवान जो प्रोग्राम चल रहा है पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, तो उनके ताउन से सिंध यूथ पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिंध यूथ कमेटी बनाई गई है जो यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही है। जिसका मकसद सिर्फ यही है कि एक मास कैंपेन चलाई जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों तक जो है यूथ पॉलिसी की इम्पोर्टेंस का पता चले। और दूसरा एक और हमने कोशिश की है कि सिंध यूथ पॉलिसी जो ड्राफ्ट है, जो ऑनलाइन पढ़ा है, वो इंग्लिश में है। अगर मैं बात करूँ एमपीएफ सिंध की, अगर हैदराबाद डिवीज़न की, सक्खर की, लाड़काना की, वहाँ पर सिंधी और उर्दू ज़्यादा बोलते हैं, वो इंग्लिश नहीं समझ पाते ना। तो हमने कोशिश की उन ड्राफ्ट को जो है ट्रांसलेट किया जाए कि सिंधी और इंग्लिश में,
उर्दू में, ताकि आम बंदे तक रसाई हो और जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, जितनी भी कॉलेजेस हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ तक पहुँचाई जाए। और जो स्टेटस है सिंध यूथ पॉलिसी का, अभी तक 5 डिस्ट्रिक्ट में यूथ डेवलपमेंट कमेटी बन गई है और यूएनडीपी के साथ और डिफरेंट इदारों के साथ लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन पर जो उनका शॉर्ट टर्म गोल था कि हम नौजवान को लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन पर ट्रेन करेंगे, उस पर उनका काम चल रहा है। और साथ ही साथ अब जिम्मेदारी जो बनती है वो होती है यूथ जो लेड ऑर्गेनाइजेशन है सिंध में और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंध में जो खुद इसका पार्ट थी सिंध यूथ पॉलिसी का, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने इलाकों में नौजवानों को वो ट्रेन करें और डिमांड क्रिएट करें, डीसीज के साथ मिले, तो लेटर पढ़ाए, अगर नौजवान जाएंगे तो वहाँ पर कमेटी बनेंगी, फर्दर जो है वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन होगी, चाहे वो यूथ सेंटर हो, कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम हो, यूथ की बजट हो, लोकल पर्सन का जो है रखना हो, तो तब होगा जब उसके बाद ये सारी चीज़ें होगी। स्टेटस तो अलहमदुलिल्लाह हो रहा है, मगर ये है कि गैप बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पर ये है कि नौजवान जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा, इंगेज नहीं होगा, तब तक मैं समझता हूँ कि यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑप्शन पर प्रेशर डेवलप नहीं होगा। और क्योंकि 2018 से 2020 2 साल हो गए हैं, आपको पता है सिर्फ 5 कमेटीज बनी है, सिर्फ 2 साल में 5 कमेटी, और प्रोग्राम्स अगर यूथ अफेयर्स करवाती है तो सिर्फ आपको पता है कि कराची और हैदराबाद में होते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और 27 अच्छा समियाला साहब, वॉइस ऑफ न्यू जनरेशन पाकिस्तान का बहुत बड़ा सिंबल है और यूथ के हवाले से खास तौर पर पाकिस्तान के चारों सूबों में उनका एक नेटवर्क का लोग हैं, काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल में उनका यूथ पॉलिसी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन थोड़ी बहुत रही है। तो आप मुझे बताएं, इतने बड़ा अच्छे नेटवर्क से हैं, यूथ सारे इंगेज हैं, थाउजेंड्स में यूथ इंगेज हैं और उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो आप इतना गवर्नमेंट के साथ मिलके या गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल के उनकी सपोर्ट में कोई उनको एक्टिवेट नहीं कर सकते? कोई आपने कोशिश नहीं की ऐसी, या कोई आगे करनी है कोशिश या नहीं? बिल्कुल, ये वक्त की जरूरत है। अगर जितने मैं समझता हूँ सिंध में 1000 से ज्यादा यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन थे, अगर ये एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो मे भी हो सकता है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर हो। वॉइस ऑफ न्यू जनरेशन 38 डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। अगर सिंध की बात चल रही है तो कोई एक डिस्ट्रिक्ट से आवाज उठेगा या 2 डिस्ट्रिक्ट से आवाज उठेगा, मगर फोकस और गवर्नमेंट तब करेगी जब सारी सिंध से 29 डिस्ट्रिक्ट से आवाज उठेगी कि वी वांट सिंध यूथ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, वी वांट डिस्ट्रिक्ट यूथ डेवलपमेंट कमेटी। वक्त की जरूरत है और सिविल सोसाइटी को ये करना चाहिए कि यूथ ग्रुप्स जितने भी हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको इकट्ठा किया जाए। ये बिग इशू है, हर ऑर्गेनाइजेशन यूथ पर प्रोजेक्ट ले रही है, आपको पता है। पॉलिटिकल पार्टीज यूथ को एंगेज कर रही है अपने रैलीज के लिए, अपनी जलसे के लिए, अपनी वोटिंग कास्ट के लिए, अपनी कैंपेन के लिए। जब तक नौजवान साथ मिलकर काम नहीं करेगा, कोशिश चल रही है हमारी कामयाब नौजवान के प्लेटफॉर्म पर, सिंध यूथ कमेटी के प्लेटफॉर्म पर हम ऑर्गेनाइजेशन साथ मिले, मगर ये कि जब थोड़ा कोरोना का इशू आ गया, कोविड की सूरत हाल, तब तक ये प्रोजेक्ट होल्ड ऑन है। फिर इंशाल्लाह समियाला कोरोना का अभी इशू हुआ है। आपको पता है कि सिंध में शागिर्द यूनियन पे बैन लगा हुआ है, वो स्टूडेंट यूनियन जिसकी वजह से थाउजेंड्स पॉलिटिशियन एक्टिविस्ट पैदा हुए। तो प्रॉपर वे में यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में शागिर्द यूनियन में बैन लगा हुआ है। तो वॉइस ऑफ न्यू जनरेशन ने उस पर कोई काम किया है? आगे फ्यूचर कुछ करना चाहते हो शागिर्द यूनियन बैन के वाले से? जी सर, आवाज आने सीना दे दो। जी हाँ बताओ। शागिर्द यूनियन पे बैन लगा हुआ है, स्टूडेंट यूनियन पे बैन लगा हुआ है, तो इस पे कुछ आप लोगों ने काम किया है, कुछ कर रहे हो? समियाला का आवाज, चलो इंटरनेट इशू है। अभी दोबारा फिर हम आएंगे सीमा जफर के पास, वो पंजाब और इस्लामाबाद के पीछे, पंजाब और इस्लामाबाद खास तौर पे। तो इस्लामाबाद में रहने की वजह से ये भी है कि वहाँ वफाक सतह पे जो भी फेडरल इदारे यूथ पे उनके साथ टच में है। तो आपसे मेरे लास्ट में ये क्वेश्चन होंगे कि इस वक्त करंटली कौन से ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं यूथ के हवाले से वहाँ जो बाकी प्रोविंस में नहीं है, तो वो अडॉप्ट करें। और दूसरा ये सवाल करूँगा कि फ्यूचर आप क्या देख रही हो
कि फ्यूचर में कोई ऐसे प्लान हैं जहां मीटिंग्स में जाती हो डिस्कस होते हैं पॉलिसीज के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से जो बाकी प्रोविंस में भी हम अडॉप्ट करें, थोड़ा सा ये शेयर करें। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप जब इस्लामाबाद में होते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इजीली हर चीज़ एक्सेसिबल है। आप डिफरेंट एनजीओज़ के पास जा सकते हो, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हो। तो आई थिंक कि इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट एनजीओज़ कि वो डिफरेंट प्रोविंस के जो लोग हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी दें। इफ़ आई एम फ्रॉम अ सर्टेन एरिया ऑफ चटवाल और फ्रॉम अ सर्टेन एरिया ऑफ पंजाब, तो मुझे एक एनजीओ इतना एक्सेस दे कि मैं उनके थ्रू आप जो उनकी सर्विसेज हैं वो अपने एरिया में लेके जाऊँ। तो हर चीज़ को हम लोगों ने सेपरेट आउट करना है। अब एक चीज़ को कन्फाइन करने का वक्त नहीं रहा, हर चीज़ है वो ग्लोबलाइज हो चुकी है। तो आई थिंक एनजीओज़ को भी अपनी जो एफर्ट्स हैं वो एक सर्टेन एरिया में नहीं रखनी चाहिए। देन आप जो डिफरेंट हमारे पास सेमिनार्स होते हैं या डिफरेंट हमारे पास जो सिम्पोजियम्स होते हैं या फिर जो यूथ फोरम्स हैं उनमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है वो इन लोगों ने कन्फाइन की होती है कि स्टूडेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिटी लाइक इस्लामाबाद, लाहौर और KPK। तो आई थिंक कि इस चीज़ को इन लोगों को ख़त्म करना चाहिए कि वो एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लोगों को अपॉर्चुनिटी दें। अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको प्रोवाइड करें एंड देन उसमें से मेरिट बेस के ऊपर सिलेक्शन की जाए। अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी नेम्ड एज द यंग वीमेन कॉन्फ्रेंस, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज डिफरेंट हर डिस्ट्रिक्ट में से किसी न किसी पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट किया था एंड देन दे वर responsible for sharing the problems of their district and then the solutions which they can provide. तो आई थिंक कि ये वाले फोरम्स जो हैं वो इंक्रीज होने चाहिए जहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो ये फोरम्स आई विल नॉट से कि हर जगह कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और इंसान की फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पे ज़रूरी हो। अब आप ऑनलाइन सिस्टम कह लें, जैसे भी आपने इनिशिएट किया कि जी डिफरेंट KPK बलोचिस्तान से इनसे लोग एक ही फोरम पे मौजूद हैं। इसी तरह हम लोग ये चीज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लेके जा सकते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे इनहांस कर सकते हैं। व्हाट वाज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? इट वाज अबाउट बाकी दूसरा है कि अब इस्लामाबाद बेस्ड जो है फ्यूचर के लिए यूथ के लिए क्या सोच रहे हैं, वफाक में, फेडरल में या पंजाब गवर्नमेंट अभी फ्यूचर के लिए क्या सोच रही है? अच्छी अचीवमेंट या इनिशिएटिव लेने के लिए कोई आगे जा रहे हैं सोच यूथ के लिए? जी, अभी आईडियस के काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है इस चीज़ पे। अभी रिसेंटली एक अपॉर्चुनिटी आई थी दैट वाज रिलेटेड टू सलामती फेलोशिप, जिसमें वो डिफरेंट एरिया से लोगों को इनवाइट करते हैं दैट यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड देन इंटरव्यू प्रोसीजर होता है एंड सारी सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो वहाँ पे ये कि फॉर अ वीक आप लोग अकेले रहते हो विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ मोबाइल फोन्स और एक्सटर्नल जो है वो इंटरफेरेंस नहीं होती है। आप लोग आपस में इंटरेक्ट करते हो। वहाँ पे आपकी डिफरेंट जो है पर्सनल ग्रूमिंग, करियर काउंसलिंग और पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम होता है। तो आई थिंक कि इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्लाई करना चाहिए। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों में अप्लाई नहीं करते, थिंकिंग दैट दे आर इनएलिजिबल और थिंकिंग दैट दे विल नॉट क्वालिफाई फॉर इट, बट आई से कि इट्स बेटर टू अप्लाई और आप अपना बेस्ट दो एंड देन लीव द रेस्ट ऑन अल्लाह ऑलमाइटी। अच्छा, आप रूरल और अर्बन यूथ को खास तौर पे कोविड सिचुएशन में, कोविड-19 की सिचुएशन में जो अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है उसमें आप उनके लिए क्या सजेस्ट करते हो? मैंने आप एज ए यूथ पार्लियामेंट्री मेंबर या एक्टिव यूथ लीडर आप क्या सजेस्ट करते हो कि इस क्वारंटाइन इस जो कोविड वाली सिचुएशन में यूथ को क्या करना चाहिए, कैसे एंगेज होना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले मैं अर्बन एरियाज या फिर उन एरियाज में जहाँ पे इंटरनेट इजीली एक्सेसिबल है एंड दे हैव द रिसोर्सेज टू यूज़ द इंटरनेट, तो उसमें सबसे पहले गो फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। यू कैन गेट फ्री कोर्सेज फ्रॉम कोर्सेरा और उसमें आपको फ्री सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और आपको फाइनेंशियल वो स्कॉलरशिप भी दे देते हैं। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील कि आपको सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, देयर इज़ नो पेमेंट फॉर इट। तो improve your skills, work on the personal development and grooming. इसके अलावा यू कैन जस्ट इफ़ यू वांट टू वर्क, क्योंकि आजकल जो है हर काम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, आप फेसबुक के थ्रू अर्न कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट ई-कॉमर्स बिजनेस बाय यूजिंग लाइक अमेजोन और eBay. यू कैन अर्न थ्रू यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो उसके लिए आप सिंपल यूट्यूब पे वीडियोस देखो एंड यू विल लर्न अ लॉट और देन इम्प्लीमेंट जो भी आपने स्किल वहाँ पे लर्न किया। यू कैन गो फॉर फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग एज वेल। फ्रीलांसिंग में आप यू कैन डू ब्लॉग, यू कैन डू कंटेंट राइटिंग, यू कैन डू वीडियो एडिटिंग और भी जो आपकी पर्टिकुलर स्किल्स हैं। आप लाइक अगर आप CS के स्टूडेंट्स हो तो यू कैन गो फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यू कैन गो फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यू जस्ट नीड टू रिसर्च
और फिर आप अप्लाई करो एंड देन आई गेस आप काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें सीख सकते हैं. फॉर स्टूडेंट्स जो रूरल एरियाज में है, उन एरियाज में आई से कि इट्स बेटर टू स्टार्ट रीडिंग वेरियस बुक्स. ठीक है, इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं है बट यू कैन गेट बुक्स जो है वो आई गेस आप ऑनलाइन ले भी सकते हो. तो जस्ट गो फॉर परचेजिंग बुक्स एंड रीड देम. थैंक यू सिनेमा. आप मैडम रीना, आप क्या कहना चाहते हो कि आप जो है वो सजेस्ट केपीके की, तो ठीक है आपका केपीके के यूथ को, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की यूथ और दो तरह की यूथ है, रूरल और अर्बन, और एक एजुकेटेड है, एक अनएजुकेटेड है. आप दोनों तीनों के लिए क्या सजेस्ट करोगे कि भाई इस कोरोना कोविड-19 की सिचुएशन में कैसे फेस करें, क्या करना चाहिए? जी लेना. मैं इस बात को फिर सेकंड करूंगी सीमा जफर ने जो पहले की, बिकॉज ऑफ कोविड अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र है कि हमारे पास रिसोर्स हैं. घरों के अंदर बैठ के हम इंटरनेट के थ्रू या इवन अपनी ही टेक्स्ट बुक्स, अपने बड़ों की टेक्स्ट बुक्स लेके हम पढ़ सकते हैं. जहाँ तक बात कॉन्सेप्ट की है वो हम समझ सकते हैं. वो एक अलग बात है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसको एक ख़ास फॉर्मेट में लिखना होता है, और जो एक गलत बात है इसको मेरे ख्याल में रिफाइन करना चाहिए. गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए कि स्टूडेंट्स अपने कॉन्सेप्ट्स लिखें और वो रट्टे ना लगाएं, क्योंकि आई डोंट थिंक वी आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस. पहले भी जो आज से 50 साल पहले का जो निज़ाम था वो अभी भी हमारे पास है, क्योंकि हम रट्टे लगाने वाले लोग हैं, क्योंकि हमने अपने मुम्तहिन को ये बात वाज़े करानी होती है कि हमें बात समझ आ गई है. हमें बात खुद समझ आए ना आए, हमने उन्हें कन्विंस करना होता है, विच इज़ द रॉन्ग अप्रोच. अगर बात कॉन्सेप्ट की रहती है तो हर एक इंसान उसको अपने एक्सप्रेशन में, अपनी ज़बान में एक्सप्रेस कर सकता है. और मेरे ख्याल में यही हमारी खूबसूरती है कि हम इख्तिलाफ रखते हैं, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन मुख्तलिफ होता है. अल्लाह ताला ने हर एक को एक स्किल दिया है, तो अगर हम उसके अंदर अपना एसेंस नहीं लेके आएंगे तो आज से 50 साल पहले जो किताब लिखी गई है वो वही आगे रेप्लिकेट हो रही है. तो वी आर नॉट गोना सी इनोवेशन इन आवर जनरेशन, वी आर नॉट गोना सी दैट, क्योंकि वो इंसेंटिव ही नहीं है. जिस चीज़ के मार्क्स होते हैं स्टूडेंट तो वो काम करेगा. तो आपने वो इंसेंटिव देना है, आपने स्टूडेंट से कहना है कि आप अपने एक्सप्रेशन में लिखें, और जब वो अपनी सोच आगे आएगी तो आपको नज़र आएगा कि एक सब्जेक्ट वो उसके अंदर तत्वीर हो रही है, उसके अंदर ग्रोथ हो रही है. जब ग्रोथ नहीं होगी तो देयर इज़ नो मीनिंग कि आप जितनी भी एजुकेशन करा लें, 16 ईयर्स पढ़ा दें, PhD करा दें, वी आर ऑल गोना रिमेन द सेम पीपल, वी आर नॉट गोना चेंज. जो चीज़ 70 साल में नहीं हुई, आई थिंक वी नीड टू स्टेप अप आवर गेम. हमारे टीचर्स को इनोवेशन चाहिए, हमें चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लाएं, हम उनसे कहें कि इस चीज़ पे रिसर्च करें, और रिसर्च ऐसी ना हो कि वो मार्क्स के लिए हो, इसलिए हो कि हम लर्न करें. जो चीज़ याद रहती है वो ही आपके काम आती है, जो चीज़ हम समझते हैं वही हमारी काम आती है. So we need to push our students to this. The teacher should not be someone, someone to convince. He should be someone who facilitates. जी. थैंक यू. रूरल एरिया की यूथ के लिए क्या कहना चाहिए? रूरल एरिया जैसे मैडम सीमा ने बताया कि आप जो रूरल एरिया की यूथ है चाहिए जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ क्या कहते हैं, जो खालिद मीर साहब ने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल सकते, वहाँ उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए ज़ाहिर काम तो करना पड़ेगा, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? काम तो करना पड़ेगा. अब तो कोविड की वजह से आप सोशल गैदरिंग इतनी नहीं कर सकते, मगर मेरे ख्याल में सबसे पहली चीज़, जिस तरह खालिद मीर साहब ने भी कहा कि इंटरनेट की फराहमी अगर वो हो जाती है तो आप जूम पे बहुत कुछ कर सकते हैं, और जूम ना भी हो तो आप इंटरनेट के थ्रू कोर्सेरा, जिस तरह यूडेमी है, क्रैश कोर्सेज हैं, बहुत सारे और चीज़ें हैं जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं. मास्टर क्लास है, आई एम पर्सनली अ फैन ऑफ मास्टर क्लास. तो इट रियली डिपेंड्स. आप बहुत सारे दोस्त मिलकर किसी एक की सब्सक्रिप्शन ले लें, आप साथ पढ़ें. ऐसा तो नहीं है कि एक इंसान के बर्डन पे आ रहा है सारा. मैं मानती हूँ कि बात चीज़ें कॉस्टली भी हैं, मगर वो आप शेयर कर, जहाँ पे देखिए उस पर डिपेंड कर सजेशन. जिसने समझ अभी समझ आएगा, जिसने नहीं समझना उसने फिर कर देना कि हमारे पास गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं है. खालिद मीर की तरफ आता हूँ. मैडम आपने बहुत अच्छे सजेशंस दिए. खालिद मीर साहब, आपकी चीज़ें बीच में रह गई थी और इंटरनेट का इशू तो यकीनन है, तो आप जो है वो ऑडियो पे जाके भी मैसेज दे सकते हो, लेकिन बात आप पूरी करो कि भाई बलूचिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान के, इवन दोनों के लिए, पाकिस्तान के लिए भी बलूचिस्तान के लिए भी, आप क्या सजेस्ट करते हो कि भाई क्या बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए, खासतौर पर कोविड वाली सिचुएशन में, जहाँ आपने कहा जैसे कि इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं हो, इलेक्ट्रिशियन की फैसिलिटी नहीं हो, फिर भी हमें यूथ को आगे ले तो आना है किसी तरह, तो क्या करना चाहिए? और दूसरा बात है कि यूथ पॉलिसी के हवाले से आपकी 2015-16 में जो है वो ड्राफ्ट बना हुआ पड़ा हुआ है, उस पर भी क्या करना चाहिए? 2-3 चीज़ों पे लास्ट और आखिरी जवाब उसका बता दें क्या करना चाहिए. जी
ठीक है जी। सबसे पहले जो यूथ पॉलिसी का है, मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट के पास, जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उनके पास बहुत बड़ा मौका है कि उनको बना बनाया ड्राफ्ट मिला है, पॉलिसी तैयार पड़ी है, टेबल करें, अप्रूव कर लें वो पॉलिसी और सारा क्रेडिट ले लें। हालांकि टके का काम नहीं किया, ना ही इनको काम करना आता है जो मौजूदा लोग हैं, तो उनको बना बनाया काम मिला है। उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मुफ्त में किसी और के बनाए काम पर जो है क्रेडिट ले ले। इसके अलावा ना वो कर सकते हैं ना कुछ करने आए हैं। तो अगर वो सुन रहे हैं, खुदा करे सुन लें, तो ये काम कर लें। ड्राफ्ट बना हुआ है, सब कुछ तैयार है, वो पॉलिसी अप्रूव कर लें। 2-4 नौजवान उनके हक में नारे लगाना शुरू कर देंगे। तो मैं मुफ्त में मशवरा दे रहा हूँ इस मौजूदा गवर्नमेंट को, हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, कि एक बना बनाया काम मिला है, आप तैयार करें, सिर्फ असम्बली में लाए हैं, वो ड्राफ्ट उस पर बहस करें, 2-4 दिनों में अप्रूव करा लें, नौजवान आपसे खुश हो जाए। दूसरा जो आपने कहा नौजवानों के लिए मसाइल हैं रूरल एरियाज़ में। हमारे पास बलूचिस्तान में काफ़ी इलाकों में इंटरनेट नहीं है, जहाँ पर वो इस तरह मेरी आपकी तरह ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, ऑनलाइन सीख नहीं सकते। अल्टरनेटिव्स हैं हर जगह। मैं पहले ज़िम्मेदार करार देता हूँ गवर्नमेंट को, जहाँ उसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है आईने पाकिस्तान के नाम पर, तो पहले उसकी ज़िम्मेदारी है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करे हर उस इलाके में जहाँ उसका एक भी शहरी रहता है। विदाउट इस जवाब के कि वहाँ पॉपुलेशन कम है, हम नहीं कर सकते, तुम्हारी जिम्मेदारी है। वहाँ एक बंदा रहता है भी, आपने वहाँ रिसोर्सेज देने हैं। हर शहरी बराबर है, पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है। तो मैं कश्मीर वालों का दर्द समझ सकता हूँ, कश्मीर मेरा दर्द समझ सकता है, मैं फ़लस्तीन के दुख समझ सकता हूँ, फ़लस्तीन मेरे दुख समझ सकता है। दरमियान वाले लोग जो है हमारे दुख नहीं समझ सकते, इंतहाई माजरत के साथ, कि वो फेस नहीं कर रहे इशूज़। आइडेंटिटी क्राइसिस का इशू बलूचिस्तान के लोग शायद पंजगूर वाले, तुर्बत वाले समझते हों, इसलिए मैं कश्मीर का लोगों का दुख समझ सकता हूँ। जहाँ इंटरनेट नहीं है कश्मीर के इलाकों का, वो दुख मैं समझ सकता हूँ, वो लोग मेरा दुख समझ सकते हैं। बाकियों को हमारी बात ऊपर से गुजर जाती है कि सारी उम्र रोते रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो कभी इन इलाकों में जाकर, कश्मीर में 6 महीने रहकर देखे, मैं रह कर आया हूँ, मैंने काम किया है। तो जब कभी जाएं 6 महीने कश्मीर में गुजार कर देखे, पता चले ज़िंदगी कैसी होती है। कभी जाएं सिंध के रूरल इलाके में, कोई बंदा 6 महीने गुजार कर देखे, फिर बताए कि ज़िंदगी कैसी होती है। कभी जाएं आप तुर्बत में, पंजगूर में 6 महीने रह कर गुजारे, फिर आप बताएं कि ज़िंदगी कैसे होती है, और फिर आप लोगों को कहें कि ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं लेते, आप क्यों नहीं सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं, कोई काम क्यों नहीं। तो अल्टरनेटिव ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है अपने लोगों को रिसोर्सेज देना, तो जो कोर्सेज ऑनलाइन मौजूद हैं उनको डाउनलोड करें, सीडीज़ बनाएं और छोटे इलाकों में पहुंचा दें। जिनके पास VCR पड़ी है, जिनके पास DVD का ऑप्शन है, वो देखेंगे, वो सीखेंगे। ये हाल है, गवर्नमेंट करे, क्यों नहीं कर रही। 30 रुपए की CD लेने की पोजीशन है, एक बंदा CD लेगा, 30 लोग देखेंगे, 1 रुपए में सीख लेंगे लोग, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही। फिर आप मुझसे शिकायतें करते हैं कि हम शिकायतें कर रहे हैं। इतना बड़ा रिसोर्सेज है आपके पास, कोयटा में है, आपके पास इस्लामाबाद में इंटरनेट है, यूडेमी के कोर्सेज डाउनलोड करें, लोगों को CD बनाकर बांटना शुरू कर दें। क्यों नहीं बांट रहे आप कमाएं, पहले तो फ्री में नहीं दे रहे। 30 रुपए CD की कॉस्ट है, आप 30 रुपए लेना शुरू कर दें स्टूडेंट से, आपका बिजनेस भी चल पड़ेगा, लोग सीखेंगे भी सही। आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज क्लासेस के रिकॉर्ड करें और स्टूडेंट को CDs दे दें कि जाए अपने अपने गाँव में सीखें। क्यों नहीं करते ऐसा आप? क्यों? क्योंकि इल्ज़ाम जो है सारा लोगों पर डालना है कि आप नहीं सीखना चाहते, आप कुछ नहीं करना चाहते। ये सिर्फ मैंने 1-2 एग्जांपल दिए, इस तरह बहुत सारी एग्जांपल दी जा सकती है जहाँ पर रिसोर्सेज ना होने के बावजूद अल्टरनेटिव्स पे है, जहाँ गवर्नमेंट काम कर सकती है, जहाँ गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं करनी, कोई बिजनेसमैन कर दे, कारोबार करना शुरू कर दे, आप यही कोर्सेज डाउनलोड करें ऑनलाइन और छोटे इलाकों में जाकर बेचें। 30-35 रुपए की CD आपसे लोग ले लेंगे, आपका कारोबार भी चल पड़ेगा, लोगों को सीखने के मौके भी मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा खालिद साहब, आपने बहुत अच्छी सजेशन दी। और रियली मैं यही चाह रहा था कि भाई कुछ ना कुछ हम, ठीक है, हम इशूज से डिस्कस भी करें, क्वेश्चन भी उठाएं, लेकिन सजेशन भी साथ साथ दें। मसला और मसले के साथ उन मसले का हल क्या है, फिर सोचा जा सकता है। और जैसे आपने कहा, अच्छी बात की कि हमने ड्राफ्ट बना दिया है, और उस ड्राफ्ट पे अभी हम एडवोकेसी और लॉबिंग करें, ताकि उस ड्राफ्ट के थ्रू बलूचिस्तान असेंबली जो है वो बलूचिस्तान पॉलिसी बना ले। ये एक अच्छी बात है, वो अच्छी बात की, और हम सबको मिलकर करना चाहिए। दूसरी आपने बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट आउट की कि भाई चलो इंटरनेट नहीं है तो दूसरा ऑप्शन यह भी है कि स्कूल वहाँ मौजूद है, वहाँ VCR दे दे, वहाँ CD लेके दे। मिसाल स्कूल में बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो कर सकते हैं, उनके पास बजट है। मल्टीमीडिया लगा दे, और गाँव में मोबाइल सर्विस शुरू कर दे, मोबाइल स्कूल चला ले, ताकि
आप सर्विसेज किसी के थ्रू भी दे सकते हो और आप अल्टरनेट दे। आप इवन टीवी प्रोग्राम जो चल रहे हैं अभी जो कोई एक टीवी प्रोग्राम चला ले करिकुलम के साथ, तो ज़ाहिर घरों में बैठ के लोग टीवी देखते ही देखते हैं, वो देख लेंगे वो, और उसके टाइमिंग डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट टाइमिंग। बिल्कुल, आप पीटीवी जी। से और कोई काम तो तो आप अच्छी लेते आप- हैं जैसा सरकारी चैनल रखा हुआ है पाकिस्तान टेलीविजन, वो किसी काम का नहीं है, उस पे यही कर दे आप। उस पे पीटीवी बोला है हमारे किस काम का रहा है, मतलब बाकी मसाइल तो आप डिस्कस नहीं करते, एजुकेशनल इश्यूज पे बात करें, वहां से लेक्चर देना शुरू कर दे। लोगों के पास एंटीना है, गांव-गांव में पीटीवी लगा हुआ है, लोग देख लेंगे, नहीं, आपको अच्छा आइडिया दिया। वहां तो पे अभी पढ़ाना मैडम शुरू कर दे। फातिमा अनवर की आपके तरफ पास से रिसोर्सेज लास्ट हैं पीटीवी की मदद से। बल्कि कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, अभी घंटे से ज्यादा टाइम हुआ। मैडम फातिमा, आपके पास दो जिम्मेदारियां हैं, एक तो आप आज़ाद कश्मीर की रिप्रेजेंटेटिव हो, दूसरा आप नेशनल रिप्रेजेंटेटिव हो और वाइस प्रेसिडेंट हो यूथ के हवाले से जनरली। तो आप ये बता सकते हो कि ठीक है, दोनों चीज़ों की बताओ। एक जो इशू इन्होंने डिस्कस किया है, उस इशू की आप ये बता सकते हो कि उन इशूज़ पे हम आप नेशनल लेवल पे लॉबिंग कर सकते हो। मिसाल, आप पॉलिसीज़ की बात कर रहे हो, सिंध के पास पॉलिसी है, पंजाब के पास पॉलिसी है, लेकिन केपी के बलूचिस्तान आज़ाद कश्मीर के पास पॉलिसी नहीं है। उसकी लॉबिंग के लिए आप नेशनल सतह पे यूथ का आवाज़ अपने फोरम के थ्रू उठाएंगे, एक नंबर 1। नंबर 2, इस कोविड जो बाकी लोगों ने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। जो दूसरी बात उन्होंने बताई है, जो कोविड वाली, जो इन्होंने कहा है कि उस वक्त ज़रूरी नहीं है कि गाँव में आप जो है आप टेलीविज़न पे प्रोग्राम लगा सकते हो, कर सकते हो। जैसे घरों में बैठ के लोग देखे, FM रेडियो पे प्रोग्राम चला सकते हो कि भाई वो देखें, लोग रेडियो सुनते हैं गाँव में, जहाँ बिल्कुल टीवी नहीं है, रेडियो तो होगा, FM तो होगा, वहाँ भी सुने। और तीसरी चीज़ ये है कि आप वहाँ मोबाइल वैन शुरू कर दो, मोबाइल सर्विसेज शुरू कर दें, जहाँ आप पोलियो के लिए इतनी वेट कर सकते हो, बाकी के लिए कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट देन अदर थिंग्स, तो ये करना चाहिए। और पॉलिसीज की होनी चाहिए, पॉलिसी जहाँ बनी हुई है वहाँ उनकी इम्प्लीमेंटेशन की इशू है। दूसरे क्वेश्चन आया रूरल एरिया की यूथ की, कि भाई रूरल एरिया की यूथ को, अनपढ़ भी यूथ है, वो यूथ है, अनएजुकेटेड यूथ है, उनके लिए क्या करना चाहिए? तो आप थोड़ा सा बता सकते हो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या करेंगे आप फ्यूचर? जी फातिमा साहब, आवाज आ रही है? जी थैंक यू। इस तरह से है कि जो जब हम पॉलिसीज की बात करते हैं तो सबसे पहले है कि जी आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी बिल्कुल। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आप सुन सकते हैं मुझे? आवाज आ रही है। अच्छा, जहाँ तक पॉलिसीज की बात है तो मैं ओवरऑल पॉलिसी की बात करूँगी, तो इंक्लूड करूँगी आज़ाद कश्मीर को भी, कि हमारे जो यूथ का सबसे बड़ा इशू है वो है एक तो एजुकेशन, और फ्री एजुकेशन, यानी उस पर, क्योंकि हर बंदा आपको जी सर आई थिंक इंटरनेट का इशू था फातिमा। आप में से कोई ऐड करना चाहे, कोई भी, जब तक वो ज्वाइन करे। सर मेरा जो मैं बीच में मेरा इंटरनेट इशू था, तो आपका जो सवाल था कि नेटवर्क की बात हो रही थी। नेटवर्क की जरूरत यहाँ पर है, क्योंकि सिंध में बहुत ज़्यादा यूथ लीड ऑर्गेनाइजेशन, यूथ पार्लियामेंट भी यहाँ पर काम कर रही है। तो वक्त की ज़रूरत है, नेटवर्क मिलना चाहिए, अलायंस बनना चाहिए। और हम अपनी तरफ से एज अ पर्सनल व्यापार में कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे यूथ पॉलिसी का पता है, तो जब भी मैं किसी प्रोग्राम में जाऊँ, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग्स पे जाऊँ, तो नौजवानों को आगाह करूँ कि भाई यूथ पॉलिसी मंजूर हो गई है, उसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज ये हैं। अब यहाँ पर किरदार ज़्यादातर आएगा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का। उस टाइम भी जब यूथ पॉलिसी नहीं बनी थी, उन्होंने लॉबिंग करके यूथ पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंट करवाया था, अप्रूव करवाया था। यहाँ पर भी अगर जब तक लॉबिंग नहीं होगी, तब तक मैं भी जो है इम्प्लीमेंटेशन का इशू ये सेम रहेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लॉबिंग करें, ताकि ये मसाइल जो है जल्द से जल्द जो है ना हल हो जाए। थैंक यू। सीमा साहब, आप क्या कहना चाहती हो? कोई ऐसी रिव्यू देना चाहो लास्ट में? सीमा जफर, जी सर, मेरी सजेशन बस ये होगी कि हम लोग सब मिलकर काम करें। हम लोग ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स को तो डिस्कस करते हैं, बट सोल्यूशंस के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोहेरेंट वे में काम करें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करें, और SDGs का जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसमें एक चीज़ ये भी है कि हमारे पास जो
अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें हम एफिशिएंटली यूज़ करें. हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं और उन्हें यूटिलाइज कम कर रहे हैं. तो गो फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ योर रिसोर्सेज एंड देन आई गेस यू विल गेट द 100% आउटकम. आप कुछ कहना चाहते हो? जी. एक हमारा जो रद्द अमल है मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ, हमारा जो तरीका है इस चीज़ों को डील करने के लिए, हुकूमत बहुत कुछ कर रही है. हम ये नहीं कहेंगे कि वो नहीं कर रही. इन कोविड के दिनों में भी हम ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, और इस वक्त भी हम कोप कर रहे हैं और हमारा मुल्क कोलैप्स नहीं किया. तो ये छोटी बात नहीं है. दुनिया में पहली बार ऐसा है कि कोविड जिस तरह की कोई एमरजेंसी नाफिज हुई है, मगर जहाँ तक की कमी का सवाल है तो हम अनोखे नहीं हैं. पूरी दुनिया कोई ना कोई प्लान फॉलो किया जा रहा है. हम में से जो भी काम कर रहा है उसको चाहिए कि वो हार्ड की जगह स्मार्ट एफर्ट्स करे. तो ज़रा उनके प्लान्स खोल के देखें कि उन्होंने किया क्या है. वो खोल के देखिए कि मुख्तलिफ ममालिक ने कितने अरसे के अंदर किस तरह एक चीज़ को डील किया. आपको एक वाज़ेह चेंज नज़र आएगा कि उनके लोग विलिंग थे. हमारे लोगों के अंदर ये बात बिल्कुल सही है कि हम बहुत ऐसे लोग हैं कि हम रैंट करते हैं, हम कंप्लेन करते हैं, और हमें जब सोल्यूशन ऑफर होता है तो हम ऐसे चले जाते हैं जिस तरह की हमें तो ज़रूरत ही नहीं. हम तो सिर्फ चाहते थे कि कोई हमारी बात सुन ले. हमें वेंट करना बहुत आता है, सोल्यूशन को नहीं ढूंढते. पाकिस्तान लॉलेस है ज़रूर, और बहुत बड़ी इंट्रिकेट किस्म की मशीनरी मौजूद है जहाँ पे आप चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं, जहाँ पे आप पॉलिटिशियंस को रिपोर्ट करते हैं, जहाँ पे आप इनजस्टिस को रिपोर्ट करते हैं. मैं बलूचिस्तान की बात नहीं कर रही. खालिद मीर साहब, आपसे बहुत माजरत. मैं मानती हूँ कि आपके सूबे के साथ बहुत बुरा हुआ है. मैं अपने सूबे की बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने लोगों का पता है कि वो कितने नेग्लिजेंट हैं. तो हम खुद उस चीज़ को आगे परसू नहीं करते, हम लीगल मेथड्स नहीं इस्तेमाल करते. हमें रोकते, हमें बातें फैलानी आती हैं, अफवाहें फैलानी हैं, मगर हम उस चीज़ को प्रॉपर्ली परसू नहीं करते. हम प्रॉपर्ली पॉलिटिशियंस को नहीं छेड़ते कि हमें वक्त दें, हम अपनी प्रपोजल्स नहीं लेके आते. तो चीज़ हमारी तरफ पे भी शॉर्ट है. ये काम सिर्फ NGOs का नहीं है, ये काम सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है. मैं मानती हूँ कि उन्होंने पहले से हमारे साथ सिस्टमैटिकली एक बुरा होता आया है और इस वक्त एक चीज़ क्राइसिस की सिचुएशन इख्तियार कर चुकी है. पास्ट की मिस्टेक्स अब तक हम भुगत रहे हैं, मगर अब जब आपकी गवर्नमेंट एटलीस्ट मुंह से कहती है कि हम करने को तैयार है, तो हमें से कितने लोग रिसर्च शो अप करते हैं उनके ऑफिस में, हम नहीं करते. तो आई थिंक कि हमारी तरफ भी ज़्यादा आता है कि हम खुद अपना हाल नहीं चेंज करना चाहते, और हमें मिडिल मैन को निकालना होगा. हमें खुद कुछ ना कुछ करना होगा. NGOs भी वो नॉन गवर्नमेंट बॉडीज हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं. थैंक यू. आपकी भी बात से क्या कर रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि आपके थैंक यू. कोविड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमें थैंक यू. लीना जुल्फकार साहिबा, सीमा मुजफ्फर साहिबा, समीरा मेहर साहब, खालिद मीर साहब. मैं लास्ट में ये कंक्लूड करूँ कि किसी एक के बस की बात नहीं है. बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से यूथ को जो है वो इतना स्पेस नहीं मिल रहा. यूथ एंगेजमेंट, ऑनलाइन क्लासेस, सेमिनार जो भी है, उसी लिए गवर्नमेंट को भी साथ साथ NGOs को, मीडिया को, जितने भी स्टेक होल्डर हैं सारे मिलके अगर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं चेंज ले आएंगे इंशाल्लाह. फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ. आप सबका शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू.